The content in this and the content in this PT, like this April to November, it has like good number of static concepts as well. So hoping it will help. It will be helpful in revising your these standard resources as well. So okay. So first topic is about RBI's monetary policy. So we'll see that what tools, what instruments do they use, right? RBI. So there are certain quantitative tools and there are certain qualitative. Now, as the name suggests, जो quantitative tools होते हैं वो मतलब they are like certain instruments जो visibly जिनका impact होता है, right? Is someone trying to speak anything? What's what's there? Aditya and Wasim, please mute yourself. कभी ऐसे noise आएगा तो it will be again a disturbance. Okay. Yeah. So we were talking about this thing. Quantitative tools होते हैं और qualitative. अब जो qualitative होंगे वो they are mostly in the nature of कि हम बैक एंड से उन्हें परसुएशन कर रहे हैं या फिर वी आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस देयर मेथड, है ना। और क्वांटिटेटिव टूल्स जो होते हैं दे आर उनका इफेक्ट्स और वो जो टूल्स होते हैं वो विजिबल होते हैं, मतलब उसका आप इम्पैक्ट इमीडिएट मतलब इमीडिएट टर्म्स में भी देखोगे जो इमीडिएट मॉनिटरी एक्शंस होते हैं। तो लाइक वी रीड इन आर स्टैटिक दिस कंटेंट एज वेल, क्या क्या होते हैं, रेपो रेट है ना, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर, है ना। सो नाउ आई ब्रीफली टेल इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो जो रेपो रेट होता है इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक्स, ये शॉर्ट टर्म होता है ना, शॉर्ट टर्म ये मैटर करता है। और अगर यही सेम चीज अगर आरबीआई बैंक्स को मनी लेंड कर रहा है फॉर लॉन्ग टर्म मोर देन 1 ईयर, है ना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म 1 ईयर के रेफरेंस में डिफाइन होता है। सो 364 डेज अगर है तो फिर ये रेपो रेट मतलब व्हाट टू से शॉर्ट टर्म में कंसीडर होता है, लॉन्ग टर्म में बियॉन्ड 1 ईयर। इसके लिए वी यूज द टर्म बैंक रेट, है ना, इसमें दिया नहीं है बट इट इज बैंक रेट, सेम कॉन्सेप्ट बट इट इज फॉर लॉन्गर टर्म, है ना। तो अगर अब रेपो रेट है, अब भी किसी रेट पे जो आरबीआई पैसे दे रहा है बैंक्स को, अगर हम लोग उस रेट को ही बढ़ा दें, है ना, रेट बढ़ा देंगे तो अभी क्या होगा कि जो बैंक्स है उनको हाइयर इंटरेस्ट रेट पे पैसे मिल रहे होंगे, तो उस केस में बैंक्स के पास मोटिवेशन नहीं होगा कि वो लोन एक्सटेंड करे, है ना। तो ओवरऑल इट रिड्यूसेस द मॉनेटरी सप्लाई, सॉरी मनी सप्लाई। और इसी का ही रिवर्स होता है, रिवर्स रेपो रेट, जिसमें जो बैंक्स होते हैं वो लेंड करते हैं आरबीआई को, वो किस लिए यूज किया जाता है, टू इजेक्ट मनी आउट ऑफ दिस सप्लाई, है ना। तो इसका भी वही सेम रोल होता है। अब यहाँ पर ये देखो जो इम्पैक्ट होता है मनी सप्लाई में वो दोनों ही केस में सेम होता है। अगर रिवर्स रेपो रेट, है ना, अगर आपके पास एक बैंक के बारे में सोचते हैं एसबीआई, अगर पहले उसको आरबीआई को पैसे देने पे 3% इंटरेस्ट मिल रहा था आरबीआई से और अगर अभी 5% मिलेगा तो वो डेफिनेटली आरबीआई के पास अपना पैसा पार्क करेंगे, है ना। अगर आरबीआई के पास पैसा रख देंगे तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, है ना। तो ये कंफ्यूजन रहता है कि मनी सप्लाई में दोनों का मतलब रिवर्स इम्पैक्ट होता होगा, बट विच इज नॉट द केस, है ना। दोनों ही केस में अगर रेट बढ़ रहा है तो मनी सप्लाई कम होगी। नाउ सीआरआर एंड एसएलआर इनको एक साथ पढ़ेंगे, समझ मतलब कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ेंगे तो वील बी एबल टू रिमेम्बर इट फॉर लॉन्गर टर्म। तो अभी जैसा नाम है कैश रिजर्व रेशियो, तो इट इज ऑलवेज हेल्ड इन टर्म्स ऑफ कैश विद आरबीआई, ठीक है। तो यहाँ पर कैश क्या है कि जो सीआरआर होता है वो कैश के फॉर्म में रखा जाता है विद आरबीआई, और इसका जो रेट होता है ना, इट इज यूजुअली आई मीन जो जितना परसेंट रखना होता है इट इज यूजुअली लेस, है ना। क्यों, क्योंकि ये लिक्विडिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है और थोड़ा एडवर्सली इम्पैक्ट करता है। आई टेल यू द रीजन जब मैं एसएलआर के बारे में बताऊंगी, है ना। तो एसएलआर में क्या होता है कि ये लिक्विड एसिड्स के फॉर्म में होता है ना, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, सो इट इज नॉट लिमिटेड टू कैश बट बियॉन्ड कैश, है ना। तो गोल्ड या फिर इन टर्म्स ऑफ ये जो बॉन्ड्स होते हैं उनके फॉर्म में बैंक्स हैव टू मेंटेन, दिस इज नॉट विद आरबीआई बट विद देमसेल्व्स, है ना। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। एंड देन सिंस इट इम्पैक्ट्स द लिक्विडिटी, है ना, सीआरआर डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द लिक्विडिटी, तो इसलिए इसका रेट थोड़ा कम होता है ना, 4 to 5% वाले रेंज में होता है और ये वाला ज्यादा होता है ना, मतलब 20 प्लस होता है, 20% प्लस। और जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है इस पे बैंक्स कैन अर्न इंटरेस्ट, इस पे देयर इज नो इंटरेस्ट, है ना। तो ये एक मतलब मेजर डिफरेंस है, से बेसिक्स है। ऑफ कोर्स आई नो दैट मेनी पीपल ऑफ यू नो, बट एक जस्ट फॉर रिवीजन, ठीक है। और भी अगर ऐसे क्वांटिटेटिव टूल्स अगर आप यू कम अक्रॉस व्हाइल रीडिंग योर स्टैटिक कंटेंट तो उसको थोड़ा कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़िए, जैसे हमारे ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वाले जो टूल्स होते हैं ना, एमएसएफ हो गया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो गया,
फिर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हो गया। तो इनको ऐसे कंपेयर करके पढ़िए कि कौन सा ओवरनाइट होता है, किसमें लिक्विडिटी कैसे अफेक्ट होती है, कोलेटरल होता है या नहीं। ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस क्वालिटेटिव टूल्स, तो लाइक वी वर डिस्कसिंग स्टार्टिंग में, तो इसमें डायरेक्ट कोई टूल नहीं होता है, इसका स्लोअर इम्पैक्ट होता है। कैसे? इन दिस केस मतलब क्वालिटेटिव मेजर्स में आरबीआई ट्राइज टू इन्फ्लुएंस बैंक्स दीज व्हाट टू से ओवरऑल जो मॉनेटरी गेम्स होते हैं इनके, है ना, मतलब कैसे लेंडिंग और डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेंगे। तो डिफरेंट टूल्स होते हैं, मॉरल सुएशन, है ना, इसमें दे आर गिवन सर्टेन रूल्स और एडवाइजेस कि आप ऐसा फॉलो करिए, है ना, बैंक्स को ऐसा करके बोला जाता है। फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट, अब उनको ऐसा बोल दिया अगर बैंक्स को कि आप अपने जो आपका एनडीटीएल है, नेट दिस डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, इसका आप इतना परसेंट आपको मेंटेन करना है, या फिर ऐसा कुछ लोन टू वैल्यू रेशियो होता है ना, ये सारी चीजें जब ये सारे मार्जिन का रिक्वायरमेंट लगा देते हैं, है ना, दिस इज नॉट फॉर ऑल द बैंक्स, ओनली फॉर दोज बैंक जिन पे मतलब ऐसा लाइक जिस पे आरबीआई चाहता है कि वहां पर हमें मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए करना पड़ेगा, है ना। समटाइम्स इट इज फॉर ऑल द बैंक्स एंड मोस्टली इट इज फॉर पर्टिकुलर बैंक्स जो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, है ना। फिर डायरेक्ट एक्शंस में क्या होते हैं, जैसे कि हम प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पढ़ते हैं, पीसीए फ्रेमवर्क, है ना। तो उनके लेंडिंग एक्टिविटीज या फिर उनके ओवरऑल बैंकिंग सर्विसेज पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, है ना, ऐसा कंट्रोल करने की कोशिश करना, ऐसे सारी चीजें। तो जितने भी क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं तो वो तो वील रीड फ्रीक्वेंटली, है ना, अपने स्टैटिक कंटेंट में ही पढ़ते हैं। बट क्वालिटेटिव टूल्स को आप नेचर समझिएगा, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट या टर्म आता है प्रीलिम्स में, एंड ट्राई टू गेज कि इसमें कितना क्विक इम्पैक्ट है। अगर क्विक इम्पैक्ट वाला सीन नहीं है, स्लो इम्पैक्ट वाला है, तो यू कैन सेफली से कि वो एक क्वालिटेटिव टूल है। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हाँ, सरप्लस ट्रांसफर टू सेंटर, इसका कॉन्टेक्स्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। वी शुड बी नोइंग कि जो भी आरबीआई के पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, है ना, जितने भी उनके अर्निंग्स होते हैं, अंडर आरबीआई एक्ट इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उसको सेंटर को ट्रांसफर कर दे। उस फ्रेमवर्क का नाम होता है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क, है ना, यहाँ पे ऐसा लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क एज अप्रूव बाय द सेंट्रल बोर्ड। ठीक है। इसका मैंडेट कहाँ से आता है? सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट, है ना, ये मोस्टली न्यूज में रहता है ना, हर साल ही ऐसा होता है कि आरबीआई हैज टू ट्रांसफर देयर एक्स्ट्रा मनी, या फिर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नेट इंटरेस्ट फ्रॉम लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स, लोन, सेनरेज, इंटरेस्ट अर्न ऑन फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट। तो जो भी यहाँ से पैसा जनरेट होता है, इट इज नॉट आरबीआई मनी, इट इज ऑफ सेंटर, है ना, ये ऐसा मैंडेटेड है अंडर आरबीआई एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन करके यूपीएससी कैन ट्राई टू मतलब फ्रेम एंड नेगेटिव आई मीन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो वो ध्यान देने का है ना। ठीक है। और इस आर्टिकल में ऐसा कुछ मेजर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस इतना ही याद रखिएगा। और ये जो सारे डिटेल्स होते हैं, ये सारी चीजों में आप मतलब डोंट इन्वेस्ट योर टाइम, जो ऐसे रैंडम चीजें होती है ना, तो यू कैन इग्नोर। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स, है ना। तो ये अभी फिर से, इनफैक्ट ये तो नवंबर 2025 तक का ही है, अभी जो अपडेटेड आ ही गया एक्चुअली, है ना। तो उसमें इसका इंफॉर्मेशन वी विल रीड इन डिटेल। तो अभी क्या है इस आर्टिकल में कि, हाँ, तो जो आरबीआई का जो लेटेस्ट डेटा आया है, उसके अकॉर्डिंग गोल्ड रिजर्व्स हैव रीच्ड टू 102 बिलियन डॉलर, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। नॉट दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट, बट इट हैज एक्सीडेड 100 बिलियन डॉलर मार्क, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट काइंड ऑफ थिंग है। क्यों? क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ अवर फॉरेन करेंसी, सॉरी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, है ना। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रह चुका है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो जो हमारे फॉरेन करेंसी नोट्स होते हैं वो तो सबको पता है, इनके अलावा क्या होता है, तो गोल्ड डिपॉजिट्स विद आरबीआई, है ना, या फिर गोल्ड रिजर्व्स बोल सकते हैं, दैट्स अ बेटर टर्म, गोल्ड रिजर्व्स। और फिर जो भी हमारे आईएमएफ होल्डिंग होते हैं, है ना। इस आर्टिकल में बस यही एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आ चुके हैं, तो वी हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है। गोल्ड रिजर्व्स आर पार्ट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व ओनली। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इट हेल्प्स अस इन डाइवर्सिफिकेशन, मतलब जैसी अनसर्टेनिटी वी आर सीइंग अभी ग्लोबल मार्केट में, तो वी नीड टू डिपार्ट फ्रॉम डिपेंडेंसी ऑफ ऑन दिस थिंग यूएस डॉलर, है ना। तो ये डी डॉलराइजेशन का पार्ट भी है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स जहां पे पॉजिटिव दिखे कि इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन डाइवर्सिफिकेशन, या फिर ग्लोबल डिपेंडेंसी या फिर मार्केट वोलेटिलिटी पे डिपेंडेंसी कम होगी, करेंसी जो फॉरेन करेंसीज है उन पे डिपेंडेंसी कम होगी, तो ऐसे स्टेटमेंट्स आर यूजुअली, आई मीन नॉट यूजुअली नहीं, मतलब मोस्टली दे आर करेक्ट, है ना। रिस्क मिटिगेशन, फिर हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन प्रेशर्स भी होते हैं, वाई? बिकॉज इंडिया हैज दिस ओपन मार्केट, है ना, एक्सटर्नल सेक्टर ट्रेडिंग भी हम करते हैं। तो इन सारे चक्करों में क्या होता है कि ओवरऑल
देर इज व्हाट टू से फ्लक्चुएशन है ना, वोलेटिलिटी होती है, तो वो सारी चीजों से भी ये प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है व्हेन वी डाइवर्सिफाई या फिर व्हेन वी आल्सो एक्सपैंड आवर गोल्ड रिजर्व्स। ठीक है, रिस्क एसोसिएटेड वगैरह ये तो जनरल से होंगे, लाइक यू कैन सेफली मार्क की कौन सा है, ऑल्दो प्रीलिम्स के लिए इट इज नॉट वेरी एप्ट। ठीक है, कंपोनेंट्स अभी हमने डिस्कस कर लिया है क्या क्या होते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व्स और होल्डिंग विद आईएमएफ। एसडीआर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा है ना, तो ये इंटरेस्ट बेयरिंग होता है ना, इस पे इंटरेस्ट मिलता है, इट इज एन आईएमएफ इंस्ट्रूमेंट। फिर रिजर्व ट्रांसपोजिशन, अभी ये चीज देखनी, ये इसमें मैगजीन में इसलिए है क्योंकि दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब नाउ योर जॉब इज टू विजिट आईएमएफ वेबसाइट एंड सी सम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स या फिर जो टर्म्स होते हैं है ना, मतलब जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेसिकली, तो वो देख लिया कि जस्ट इन केस अगर ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट आता है, नीड नॉट मेमोराइज, एक बार आपके ये विजुअल मेमोरी में आ जाएगा, तो अगर ऐसा कोई टर्म होगा जो एक्सटर्नल सेक्टर से या आईएमएफ से रिलेटेड होगा, तो आप इजीली गेस कर पाओगे कि हाँ मतलब एक दिन ऐसा आईएमएफ की वेबसाइट पे देखा था। सिमिलरली जो वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट है ना, आईबीआरडी वाली, आईबीआरडी को ही वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। तो इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डू नॉट मेक एनी नोट, जस्ट गो थ्रू सम ऑफ द टर्म्स, है ना, लास्ट में होता है वेब पेज के उनके जो कुछ टर्म्स होते हैं, तो जस्ट गो थ्रू इट और विजुअल मेमोरी में रहेगा एंड देन यू कैन मार्क इट करेक्ट। ठीक है, फिर अगला आर्टिकल इज अबाउट दिस रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन स्कीम। ठीक है, तो अभी नाम जैसा है ना वैसा ही है कि अभी बहुत सारे ऑम्बुड्समैन को या ऑम्बुड्समैन स्कीम रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स थे उन सबको इंटीग्रेट कर दिया है फॉर ईज, है ना। तो नीड नॉट रिमेम्बर ये सारे जो लिखे हैं ना कि कौन कौन से स्कीम को इंटीग्रेट किया है, इसको याद करने की कोशिश नहीं करने का है ना। अब सिर्फ एक बार ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या होता है, लाइक वी नो ऑम्बड्समैन का क्या काम होता है, दे प्रोवाइड स्पीडी कॉस्ट इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस ऑल्टरनेटिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, है ना। तो ओवरऑल इट इज फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल, है ना। बाकी कौन कौन कवर होता है, तो इफ यू सी ऑलमोस्ट ऑल आर कवर्ड, तो अब ये लिस्ट भी नहीं याद करने की जरूरत है, ऑलमोस्ट ऑल, है ना। एनबीएफसीज को लेकर के हमेशा एक वो एक्सक्लूजन रहता है, वो याद रखिएगा, दिस इज अगेन एप्लीकेबल टू मोस्ट ऑफ द इनिशिएटिव्स, है ना। ऐसा कोई भी स्कीम रहता है तो उसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर यूजुअली एक्सक्लूडेड। उसके बाद फिर ये जो एनबीएफसी जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है ना, सिर्फ वो ही होते हैं जो आरबीआई वाले जो मैंडेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी इनिशिएटिव होते हैं जो अदर बैंक्स पे अप्लाई होते हैं, है ना, पीएसयू, सॉरी पीएसबी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गए ये सारे, तो ये सारी चीजें एप्लीकेबल होती है हमारी एनबीएफसी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, है ना। तो उन पे एप्लीकेबल होती है, नॉन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट वाले एनबीएफसी पे नहीं होती है। तो लाइक इट इज काइंड ऑफ अ पैटर्न या ऐसे ट्रिक टाइप से आप याद रख सकते हैं कि मोस्टली ऑल आर कवर्ड। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें यू कैन इग्नोर। फिर देर आर सर्टेन टर्म्स रिलेटेड टू आरबीआई जो इस वाले मैगजीन में कवर्ड है। ओके, वी वर मेंशनिंग अबाउट दिस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, है ना, जब हम लोग टूल्स देख रहे थे। तो अभी इस टूल को विल सी प्रॉपरली क्योंकि ये अभी रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस हुआ है ना। सो इट इज अगेन अ मॉनिटरी टूल दैट एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी, है ना, फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स विदाउट कोलेटरल। इट मीन्स कि ये जो एसडीएफ होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये आरबीआई का टूल है जिससे वो कमर्शियल बैंक से पैसे ले लेता है ना। और आरबीआई को कोई भी कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं पड़ती है एंड इट इज एन ओवरनाइट दिस इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो ये याद रखने का है, ओवरनाइट लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद फिर इट इज अवेलेबल एवरी डे इंक्लूडिंग हॉलीडेज एंड वीकेंड्स। ये क्यों स्टेटमेंट इंक्लूडेड है, क्योंकि 2025 वाले प्रीलिम्स में देयर वाज अ क्वेश्चन, है ना, जिसकी कब कब कर सकते हैं, आरटीजीएस वाला था। तो ऐसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आरटीजीएस, एनईएफटी, इनके मतलब डो नॉट गो इनटू मच डिटेल, बस एक बार ये जो बेसिक कैच होते हैं ना कि कब कब एप्लीकेबल है, 24/7 है या नहीं, है ना, ये सारी चीजें मेजर चीजों के देख सकते हैं। ठीक है, इसका बस यही काम होता है टू एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी। ठीक है, देन हाँ एक चीज और है इसमें एसडीएफ के बारे में कि इसका जो रेट होता है ना, इट इज लेस देन ये रेपो रेट, है ना। फिर वेरिएबल रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, तो ये भी वही मतलब सिमिलर चीज है। रिवर्स रेपो में क्या करते हैं, आरबीआई एब्जॉर्ब्स एक्सेस मनी फ्रॉम बैंक, है ना, तो वही सिमिलर सी चीज है। रिवर्स रेपो में जो रेट होता है फिक्स्ड बाय आरबीआई होता है, और वेरिएबल रेट मतलब लाइक एज द नेम सेज कि जो रेट होता है वो मार्केट पे डिपेंडेंट होता है। और अगेन इट इज लाइक द इंटरेस्ट रेट इज नॉट फिक्स्ड, है ना। हाँ, इट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट। नाउ स्विच ऑप्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन इग्नोर दिस। फिर है को लेंडिंग नॉर्म्स, ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, इसमें इतना डिटेल दिया है, यू कैन स्किप। को लेंडिंग को ऐसे समझिए कि जब बैंक्स
जो हमारे जितने भी आरबीआई रेगुलेटेड बैंक्स होते हैं और एनबीएफसीज है ना, दे कम इनटू एन एग्रीमेंट कि हम लोग ज्वाइंट लेंडिंग करेंगे, है ना। किसको? प्रायोरिटी सेक्टर्स को। बस यही है कि प्रायोरिटी सेक्टर्स को, जो वी नो सर्टेन सेक्टर्स है ना जो प्रायोरिटी सेक्टर्स में आते हैं अपने, है ना, एमएसएमईज, वो एग्रीकल्चर एटसेट्रा। तो जब ये दोनों मिलके मतलब दे प्रोवाइड फाइनेंसेस या प्रोवाइड क्रेडिट टू प्रायोरिटी सेक्टर्स, उसी को ही को लेंडिंग प्रैक्टिस कहते हैं। और ये जो नॉर्म्स हैं वो ऐसे आरबीआई, सिंस इट इज ऑल दीज लेंडिंग प्रैक्टिसेस आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, तो आरबीआई ने ऐसा करके एक ये नॉर्म्स रिलीज किए थे को लेंडिंग को लेकर के, है ना। ये जो उसमें कॉम्प्लेक्स सा दिया है इसको इग्नोर कर दीजिएगा। नाउ पेमेंट एग्रीगेटर्स, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, है ना। पेमेंट एग्रीगेटर्स जो भी हम लोग प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, पेटीएम, गूगल पे, पेपाल एक्सेट्रा, मतलब जितने भी फैसिलिटेटर्स होते हैं, है ना, दे एक्ट एज एन एग्रीगेटर, एज एन इंटरमीडियरी, है ना। लाइक अगर ये एज अ पर्सन हम लोग जो है ना, और जो मर्चेंट्स हैं, जैसे लाइक सपोज एन एक्स पर्सन इज ट्राइंग टू डू सम परचेजिंग ऑन आईआरसीटीसी या फिर मिंत्रा ऐप पे, अगर वो कुछ परचेज कर रहे हैं, है ना। सो बीच में जो हम पेमेंट एग्रीगेटर का यूज करते हैं, अगर यूपीआई यूज करते हैं तो पेटीएम, गूगल पे हो जाते हैं, और अगर हम लोग कार्ड से पेमेंट करते हैं तो देर आर डिफरेंट आई मीन दीज पेमेंट गेटवेज, है ना। तो ये पेपाल हो गया, और भी होते हैं, रेजर पे, दीज आर योर पेमेंट एग्रीगेटर्स। ठीक है, उसके बाद फिर वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक फैसिलिटी होती है जिसमें जब भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के देर आर सर्टेन रिसीविंग्स, है ना, जो उनको इनकम मिलती है, और दे हैव टू डू सर्टेन एक्सपेंडिचर, तो जब उसमें मिसमैच होता है, उस कॉस्ट को कवर करने के लिए आरबीआई प्रोवाइड्स देम, है ना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं वो मतलब काइंड ऑफ फाइनेंसेस, है ना। तो उसी को ही कहा जाता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ये कोविड के टाइम पे बहुत यूज हुआ था, क्योंकि रेवेन्यू लॉस बहुत ज्यादा हो रहा था, और एक्सपेंडिचर वाज व्हाट टू से मच रिक्वायर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। तो बहुत सारी चीजों को मैनेज करने के लिए तो ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और इसमें कुछ कुछ कैच होते हैं, जैसे जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो आरबीआई के रेपो रेट पे ही होता है, ठीक है। जो ओवरड्राफ्ट होता है उसका 2% अबव रेपो रेट होता है। ऑल्दो ओवरड्राफ्ट से बेटर अगर आप डब्ल्यूएमए का याद रखेंगे तो इट विल हेल्प यू इन फाइंडिंग द करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, ऐसा। देन अगेन इट इज ऑल्सो नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट, है ना। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट वेज एंड मींस एडवांसेस वाले पैसे से अपना फिस्कल डेफिसिट नहीं फाइनेंस कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही है। बाकी ठीक है। कुछ इनिशिएटिव्स दिए हैं यहाँ पर आरबीआई के, मतलब जो आरबीआई ने इनिशिएट किए हैं, लाइक यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, है ना। तो ये क्या है? एक तरीके का ये डीपीआई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच इनहांसेस डिलीवरी ऑफ क्रेडिट, है ना। और ठीक है, सीबीडीसी है। सीबीडीसी क्या है? जो भी हमारी रेगुलर करेंसीज होती है उसी को ही डिजिटल वर्जन में, है ना, रेगुलर करेंसी का डिजिटल वर्जन। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ई रूपी एंड एवरीथिंग, है ना। तो वो एक बार कंपेरेटिव फॉर्म में देख लीजिएगा। ठीक है, फिर टोकेनाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, है ना। ठीक है, तो टोकेनाइजेशन किसी भी इंस्ट्रूमेंट का किया जा सकता है। इट इज अगेन सिमिलर टू दिस, आई मीन नॉट सिमिलर बट या, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर हम डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं मार्केट में या ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसी को ही टोकेनाइजेशन कहते हैं। तो जब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को हम लोग डिजिटल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ टोकन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज टोकेनाइजेशन। अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, है ना, दिस इज अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, पी नोट्स हो गए, है ना, फिर और भी जो भी अभी, लाइक नॉट एबल टू रिकॉल, बट जितने भी ऐसे करके इंस्ट्रूमेंट्स यू कम अक्रॉस व्हाइल रीडिंग योर नोट्स, उनको थोड़ा कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ लिया, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो ये क्या होता है? दिस इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। एंड इट इज इशूड इन डीमेटेरियलाइज, डीमैट फॉर्म में या फिर प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इट इज इशूड बाय, कौन कौन इसके इशूअर होते हैं? तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो भी आरबीआई जिसको परमिट करता है ना, टू रेज शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज। अभी यहाँ पर देखिए कि कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर नॉट गिवन, है ना, तो ऐसे करके यू कैन मेक अ कंपैरिजन। फिर ऐसे कमर्शियल पेपर भी होता है एक, है ना, ऐसे और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अभी याद नहीं आ रहे। तो एक बार ये सारे जो टर्म्स होते हैं उसका भी आई एम थिंकिंग टू ब्रिंग आउट अ पीडीएफ की एक जगह आपको मिल जाए। ठीक है, बाकी ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, तो मैंने इनिशियली बोल दिया था कि शॉर्ट टर्म है ना, तो वही शॉर्ट टर्म मीन्स कि लेस देन 1 ईयर।
ओके फिर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर एनबीएफसीज, ये है नेक्स्ट आर्टिकल। दिस आर्टिकल एज सच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस ये याद रख सकते हैं, जो ये इसका वाई न्यूज है ना उसी में ही सारा टेक अवे है। तो क्या हुआ है कि जो एफआईडीसी होते हैं, फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, दीज आर रेगुलेटरी, आई मीन दिस इज अ रेगुलेटरी बॉडी जो एनबीएफसीज को ओवरलुक करते हैं, ठीक है। तो उनको सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस मिल चुका है। अब जैसा नाम है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, इट शोज दैट इट हैज प्रोवाइडेड अ सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी, है ना। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस मिल गया है। एंड देन ठीक है, एफआईडीसी इज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद द आरबीआई। तो इसमें बाकी जो सारी चीजें हैं ना, डिटेल्स, ये सारी चीजें यू कैन इग्नोर, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह लीव, है ना। बस ये एक स्टेटमेंट ये इंपॉर्टेंट है कि दे हैव गॉट दिस, ऑल्दो इट्स अ वेरी व्हाट टू से, मतलब बहुत ही ऐसे बेसिक सा आउट ऑफ बीट सा न्यूज है, प्रोबब्ली यूपीएससी वोंट बी आस्किंग। ठीक है, फिर एनबीएफसीज के बारे में है, तो दे आर रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं एनबीएफसीज के, है ना। तो ये दे इंगेज इन लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, किसमें, शेयर्स, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज एक्सेट्रा, ठीक है। कुछ कुछ एक्टिविटीज आर एक्सक्लूडेड, है ना। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विसेज एंड रियल एस्टेट। अब हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम बैंक्स, तो जो नॉर्मली एनबीएफसीज होते हैं, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये पहला है ना, वी ऑलवेज कम अक्रॉस दिस, कि दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, दे आर आउटसाइड द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, एंड दे कैन नॉट इशू चेक्स। ठीक है, तो बस तीन डिफरेंस है विच इज पिक्यूलियर फ्रॉम दिस बैंक्स, है ना। तो वो इजी टू रिमेम्बर है, और आप लोग बार बार इसको पढ़ते भी अपने स्टैटिक सोर्स में, तो याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वन स्टेट वन आरआरबी। तो अब ये भी बहुत ज्यादा डिटेल्ड वो नहीं है, मतलब इसमें भी बहुत ज्यादा ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है विच इज हेल्पफुल फॉर प्रीलिम्स। ओनली थिंग इज यू शुड बी नोइंग कि होते क्या है ये रीजनल रूरल बैंक्स, तो इनका रेगुलेशन कैसे होता है ना, हु आर दी रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ठीक है। फिर पीएसएल नॉर्म्स कैसे हैं, है ना, लाइक वी रीड की नॉर्मली जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको अपना 40% ऑफ व्हाट इट इज कॉल्ड एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, है ना। तो ये अपनी लेंडिंग करते हैं 40% टू पीएसएल, जो नॉर्मल शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं। लेकिन जो आरआरबीज होते हैं, है ना, रीजनल, अब रूरल बैंक्स हैं, और जो हम प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं, वो अगर आप देखोगे तो दे आर मोस्टली अलाइन टू प्रोवाइडिंग क्रेडिट उन सारे सेक्टर्स को जहां पर क्रेडिट नहीं पहुंच पाता है ना। तो रूरल बैंक्स का भी वही काम होगा, तो इनका जो मेजोरिटी लेंडिंग होता है ना, वो मतलब इट इज फॉर पीएसएल ओनली। तो अर्लियर इट वाज 75%, नाउ इट हैज कम डाउन टू 60%, ठीक है। बाकी क्या क्या चीजें इससे रिलेटेड है वो देख लेते हैं, है ना। तो ये कब किसके रिकमेंडेशन में बना था, नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप कमेटी, है ना। एंड इट वाज established in 1975। अब इसकी ओनरशिप, है ना, ओनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो किसका किसका स्टेक होता है, तो मतलब ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% स्टेक होता है। फिर जो कमर्शियल बैंक जो स्पॉन्सर कर रहा है उस रीजनल रूरल बैंक को, उसका 35% होता है। और सबसे कम होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का 15%, है ना। इसमें इन्होंने गवर्नमेंट का पहले और ऐसे एससीबी का बाद में दिया है, बट बेटर मेथड इज टू रिमेम्बर ये जिस डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो फिर वो आपको एक, मतलब इट विल बी देयर इन योर मेमोरी, 50%, 35% एंड देन ये 15%। फिर रेगुलेशन के लिए क्या है, तो दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई अंडर दिस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड सुपरविजन बाय नाबार्ड, है ना। फिर रिक्वायरमेंट क्या है, ओके, दे आर स्टिल एट 75% ओनली, सो हियर आई हैव मेड अ मिस्टेक, नॉट 60%, अभी नहीं हुआ है 60%, उनका नहीं हुआ, स्मॉल फाइनेंस बैंक का हुआ है, आई एम रियली सॉरी, इट इज स्टिल एट 75%, है ना, फॉर आरआरबीज। ठीक है, सो दे हैव टू एलोकेट 75% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू दिस पीएसएल, है ना। तो ये याद रखना है, एंड देन दे आल्सो हैव टू मेंटेन द सीआरएआर, है ना। तो जो कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो होता है, जो नॉर्मली हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए होता है, वही वही सेम है आरआरबीज के लिए भी, 9%, है ना। इन सब के डिटेल में डू नॉट ट्राई टू एंटर कि अब आज इस पे रिसर्च ही कर ले, है ना। इट इज नॉर्मली कि जो लोन, मतलब जो लेंडिंग होते हैं उसको कवर करने के लिए हमारे पास ये होना चाहिए कैपिटल, है ना। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी ये जो वाई न्यूज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज जस्ट कि क्या क्या मतलब एसएफबीज के बारे में जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन होती है। ओके, एलिजिबिलिटी, ओके ठीक है, जस्ट इन केस ये है कि जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको अभी ट्रांजिशन कर दिया गया यूनिवर्सल बैंक के लिए, तो इट हैज हैपेंड फर्स्ट टाइम इन अ डेकेड। ये यूपीएससी कभी भी नहीं पूछेंगे, यूनिवर्सल बैंक का वी नो, है ना, लाइक
दे हैव टू फॉलो ऑल द नॉर्म्स जो एक नॉर्मल रेगुलर बैंक्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हाँ ये है अबाउट स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये पढ़ लीजिएगा, ये इग्नोर कर दीजिएगा। सो इट इज अगेन अ रीसेंट थिंग, स्मॉल फाइनेंस बैंक हमेशा लाइक दे वर नॉट हियर सिंस एवर, तो ये यूनियन बजट 2014-15 से आए हुए हैं। ठीक है, दे आर रजिस्टर्ड अंडर दिस कंपनीज एक्ट, और लाइसेंसिंग इन्हें वही सेम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर मिलती है। ऑब्जेक्टिव्स इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। तो इनका काम क्या है, वही फाइनेंशियल इंक्लूजन का। अब ये अंडर सर्व और अनसर्व सेक्शन को दे प्रोवाइड द सेविंग्स वाला फैसिलिटीज, और क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं स्मॉल बिजनेस यूनिट को, स्मॉल फार्मर्स एक्सेट्रा। ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट में मिनिमम, ठीक है ये, ओके यू कैन इग्नोर दिस यहाँ पे। हाँ, पीएसएल नॉर्म्स देख लेते हैं, ये अपडेट हुआ है, पीएसएल नॉर्म्स फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो दिस हैज बीन रिसेंटली अपडेटेड, पहले इट वाज सेम एज आरआरबी, 75% ऑफ एएनबीसी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, है ना। तो पहले इनको इतना 75% रिजर्व रखना था पीएसएल के लिए, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस टू 60%। तो अभी आरआरबीज का है 75%, फिर इनसे कम है हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक का 60%, और फिर जो नॉर्मल हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उनका है 40%। ठीक है, इसमें से भी मतलब देर इज दिस स्मॉल डिटेल, ये मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है। 40% मैंडेटरी होता है और बाकी 20% फ्लेक्सिबल होता है ना। तो पहले ये 40 और 35 था, नाउ इट इज 40-20। ठीक है, अबाउट पीएसएल, अब देखो पीएसएल में कौन कौन से सेक्टर्स कवर होते हैं, क्योंकि एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मतलब जो गवर्नमेंट ने भी ये पीएसएल नॉर्म्स जब लाए थे तो दे डिड नॉट मेक दिस एग्जॉस्टिव लिस्ट कि ये इन 6 सेक्टर्स को प्रायोरिटी सेक्टर बोलेंगे। मेजरली कौन कौन से होते हैं, तो एक बार टोन समझ लेते हैं। तो एग्रीकल्चर हो गया, एमएसएमईज हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स, है ना। तो किनको पे अप्लाई होता है, तो वही कमर्शियल बैंक्स पे होता है, लोकल एरिया बैंक एंड एवरीथिंग, फिर कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी होता है, अदर देन सैलरी अर्नर्स बैंक। ठीक है, तो ठीक है, उसके आगे फिर अगला आर्टिकल इज अबाउट सरफेसी एक्ट। तो अब ये जो भी चेंजेस हुए हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वाई न्यूज, ये सारी चीजें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यू शुड बी नोइंग कि सरफेसी एक्ट किस चीज से रिलेटेड है। तो जो भी हमारे बैड लोन्स वाले कंडीशंस होते हैं ना, जहां भी डिफॉल्टिंग का इशू होता है, या फिर इन अ बेटर टर्म जहां पे भी ये एनपीए इशू अराइज होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जहां पे लोन रिकवरी बिकम्स डिफिकल्ट, है ना। तो वहां पर ये जो लॉ है 2002 का एक्ट है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो इसके अंडर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरिंग, है ना। तो वो सारे जो मतलब कुछ मेथड्स होते हैं वो दिए हुए हैं। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है वो मतलब ध्यान नहीं देने की जरूरत है, and इतना आई थिंक एवरीवन नोस, है ना। और कौन कौन से टूल होते हैं वो देख लेंगे, है ना। जैसे आईबीसी है अपना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, उसमें जो भी नए टूल्स आ चुके हैं, है ना, पीआईआरपी है। ठीक है, तो आई थिंक इस मैगजीन में है या नहीं है, जब भी आएगा ओके अपडेटेड में भी होता है। तो ये अपडेटेड है, मतलब आईबीसी वाला जो कोड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, उस पे ध्यान देंगे। और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होते हैं जो एआरसीज, तो जस्ट नो द लिस्ट कि क्या क्या चीजें यूज होती है इन द केस ऑफ बैड लोन्स, या फिर ये डिफॉल्टिंग मनी को रिकवर करने के लिए। ठीक है, ये फीचर्स वगैरह डोंट रीड, इग्नोर कर दीजिए ये भी। ठीक है, अदर की डेवलपमेंट्स, ठीक है, तो और क्या क्या डेवलपमेंट है ये फाइनेंसेस और टैक्सेशन में, तो स्विफ्ट मैसेजिंग नेटवर्क, है ना। ये ऑलमोस्ट एवरीवन नोज, ये शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। सो इट इज अ इंस्ट्रूमेंट, स्विफ्ट में क्या होता है, दिस इज अ कोड, अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, लाइक इन इंडिया, आई मीन नॉट इंडिया, एज इन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए वी हैव आईएफएससी। आप में से बहुत सारे लोगों ने डोमेस्टिक ट्रांसफर जब भी करते हैं, है ना, 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एनईएफटी, आरटीजीएस और ये आईएमपीएस, है ना। सो वी हैव टू एंटर द बैंक्स आईएफएससी कोड। ये सेम चीज होता है स्विफ्ट वाला जो मैसेजिंग कोड होता है, दिस इज फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, है ना। अब डिफरेंस कहाँ है, तो आईएफएससी कोड जब आप पैसे रिसीव कर रहे हो तो भी आपको जरूरत होती है, और जब आप भेज रहे होते हो तो भी जरूरत पड़ती है ना। लेकिन जो स्विफ्ट वाला जो कोड होता है, लाइक दिस मैसेजिंग कोड, इट इज ओनली फॉर रिसीविंग मनी। क्या हो गया, ठीक है, ओके। हाँ, तो इट इज फॉर रिसीविंग मनी, है ना, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में। कैसे, फॉर एग्जांपल रेमिटेंस या फिर जो भी इंटरनेशनल ट्रांसफर होते हैं, तो यू नीड दिस स्विफ्ट मैसेजिंग कोड। ओके, आई एंड वो सॉरी, आईएफएससी का मैंने बोल दिया कि हाँ ये सेंडिंग और रिसीविंग दोनों में यूज होता है, तो एक वो डिफरेंस है। एंड आईएफएससी इज मैनेज्ड बाय आरबीआई इन इंडिया। ठीक है, बाकी ये जो डिटेल्स हैं ये सारी चीजें यू कैन इग्नोर, मतलब सिंपली इट फैसिलिटेट्स ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन।
उसके बाद फिर है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये 2018 वाले बजट के बाद से आया था। एंड इट इज अ 100% गवर्नमेंट ओन्ड पेमेंट बैंक। ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, तो यस दे प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू अंडर बैंक एंड अनबैंक पॉपुलेशन। ठीक है। बाकी इसमें दे यूटिलाइज दिस पोस्टल नेटवर्क, और तो कुछ भी नहीं है। बाकी सारे सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं, सारे अकाउंट, डीबीटी, बिल, कार्ड्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, ऑल दीज थिंग्स। दे व्हाट टू से, आई मीन क्या है ये, इट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, है ना। उसके बाद फिर एक ही चीज है कि क्रेडिट कार्ड जैसे नॉर्मल जो पेमेंट बैंक होते हैं ना, पेटीएम पेमेंट बैंक था, एयरटेल पेमेंट बैंक था, है ना। तो जो भी पेमेंट बैंक होते हैं दे आर नॉट अलाउड टू इशू क्रेडिट कार्ड, है ना। तो ये इस पे भी एप्लीकेबल है। ओके, या इट इज गिवन हियर, कैन नॉट गिव लोन्स और इशू क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड नहीं प्रोवाइड कर सकते। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, एक टाइप का लोन इंस्ट्रूमेंट ही तो होता है। तो अगर क्रेडिट कार्ड नहीं इशू कर सकते तो दे कैन नॉट ऑल्सो इशू लोन्स, है ना, या वाइस वर्सा, जैसे भी याद रखिए। फिर ये पीसीए फ्रेमवर्क अभी हमने ब्रीफली देखा था। तो पीसीए फ्रेमवर्क क्या होता है, ये आरबीआई का एक इंस्ट्रूमेंट है ना। इससे दे ट्राई टू रेगुलेट किसको, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, और अभी दे हैव ऑल्सो कवर्ड ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को भी। ठीक है। क्या होता है इनका काम, तो जब भी किसी भी बैंक की, मतलब शेड्यूल कमर्शियल कोई भी बैंक हो या फिर ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो, ये जो बैंक्स होते हैं जब भी इनकी फाइनेंशियल हेल्थ मतलब क्या हो गया, लेंडिंग जो, फाइनेंशियल हेल्थ एज इन लेंडिंग एक्टिविटीज हो गए, है ना, जो डिपॉजिट्स हैं, ये जो सारे एक्टिविटीज होते हैं जिनके थ्रू दे अर्न प्रॉफिट, जिनकी वजह से सारे ट्रांजैक्शन स्मूथली फंक्शन करते हैं, जब वो डिस्टर्ब होता है तो आरबीआई एनफोर्सेस दिस पीसीए फ्रेमवर्क, है ना। तो उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, बेसिकली यही होता है। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो नाम है, ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, तो हाउ दे प्रॉम्प्टली मेक सर्टेन करेक्शंस, है ना, विद रिस्पेक्ट टू, अब उनके जैसे लेंडिंग पे रोक लगा दिया कि अब आप 50,000 से ऊपर अ, ये लोन नहीं एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ओवरऑल अब वो किसी को 1,000 कर रहे हैं, किसी को 2,000 कर रहे हैं। तो ऐसे ही, मतलब दिस जस्ट एन एग्जांपल, देयर कैन बी डिफरेंट टूल्स जो मतलब आरबीआई डिप्लॉयज, है ना। क्या क्या मॉनिटर करते हैं, तो भाई इनका ये सीएआर बढ़ा देंगे कि आपको ज्यादा कैपिटल कवरेज रखना है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑल दीज थिंग्स। इट अप्लाइज टू बोथ बैंक्स एंड एनबीएफसीज। ओके। उसके बाद फिर है लास्ट में ये फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। ठीक है। तो ये बहुत ही ऑफ बीट सा न्यूज है। ओके। तो ये क्या है, जो अपना ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, डीओटी, उसी मतलब दे हैव ओनली लॉन्च्ड लास्ट ईयर, उसका जो विंग है डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट, है ना। सो या दे टेल की कितना रिस्क है ना, विद मीडियम हाई और वेरी हाई रिस्क ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैंने गलती से टिक लगा दिया, तो मतलब इट इज जस्ट अ ऑफ बीट न्यूज। तो अगर ऐसा कुछ आ जाए तो हाँ, ये एक सरकारी वो है, इनिशिएटिव। ओके। अच्छा, ओके, वी वर डूइंग मॉनेटरी पॉलिसी ओनली अभी। ठीक है। सेकंड चैप्टर इज अबाउट फाइनेंस एंड टैक्सेशन। तो फर्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू एफआरबीएम एक्ट। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब नॉट जस्ट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव ऑफ पीटी। जब आप अपना स्टैटिक रिसोर्स रिवाइज करें तो प्लीज इसके जो बेसिक स्टैटिक इंफॉर्मेशन होती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं, है ना, किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे आया था, क्या क्या मैंडेट्स हैं कि एफआरबीएम, है ना, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कैसे फाइनेंसेस को मैनेज करना है फ्रॉम दी पर्सपेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी, है ना, मतलब गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी फाइनेंसेस को। तो वो जो सारे नॉर्म्स हैं वो थोड़े बहुत आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी हैज आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स। क्यों है ये न्यूज में इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। एफआरबीएम एक्ट के बारे में देख लेते हैं। सो इट इंश्योर्स, अब क्या है कि जो भी गवर्नमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज होती है ना इन फाइनेंसेस, गवर्नमेंट एक्टिविटीज, जो भी उनका मनी रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं, तो उसको रेगुलेट करना, जैसे टैक्स से रिलेटेड, है ना। फिर जीडीपी का मैनेजमेंट कैसे होगा, फिर जो हमारे ये डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिसिट्स होते हैं। ठीक है। सो ओवरऑल एम इज टू इंश्योर दैट देयर इज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है। उसके बाद फिर हाँ, तो मतलब इट प्रमोट्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल गवर्नेंस। तो यही जो अभी हमने यहाँ पर ब्रीफली देखा है, तो वही इनका काम है। और हाँ, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आते हैं हमारे एफआरबीएम एक्ट में, मतलब या दिस एफआरबीएम एक्ट के जो अंडर ये जो तीन डॉक्यूमेंट्स आने होते हैं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस बजट ओनली, है ना। तो अलॉन्ग विद योर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देयर आर थ्री डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रेजेंटेड इन दी पार्लियामेंट। कौन कौन से हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, है ना।
तो ये जो सिमिलर साउंडिंग से टर्म है ना अपने ये, तो मतलब इन ये तीन स्टेटमेंट आते हैं, अरे हाँ, ये तीन डॉक्यूमेंट्स आर लेड बिफोर द पार्लियामेंट, और इसके अलावा जो और भी सारे वो हैं, मतलब देर आर सर्टेन टारगेट्स एफआरबीएम एक्ट में। तो वो सारे टारगेट्स आपको ब्रीफली पता होने चाहिए, क्यों? क्योंकि स्पेशली पोस्ट कोविड एंड ये जो व्हाट टू से, जियो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चल रही है, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया या फिर ये इसराइल हमास वॉर, इन सारे के टाइम पे देयर वर सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस है ना, तो उसमें रिलैक्सेशन भी मिला है, ऑल्दो वी हैव अचीव गुड इन टर्म्स ऑफ ये फिजिकल डेफिसिट हो गया है ना, डेप्ट लिमिट हो गया हमारा। तो उन सारी चीजों को लेकर के देर आर सर्टेन रिलैक्सेशन एज वेल, बट अगेन दीज टारगेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एफआरबीएम एक्ट में फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है 3% ऑफ जीडीपी, इट हैज टू बी ब्रॉट डाउन टू दिस है ना बाई 2025। फिर डेट लिमिट को लेकर के है, ये डेट लिमिट क्या है? डेट टू जीडीपी रेशियो है ना। सो एफआरबीएम ने के अकॉर्डिंग इट शुड बी 60%, 40% हमारा हो जाएगा सेंटर का, और 20% हो जाएगा स्टेट्स का, है ना। इट शुड बी दिस अंडर 60% ऑफ जीडीपी। फिर इसमें अभी अपडेटेड डेटा शायद नहीं है, हाँ नहीं है, बिकॉज अभी जो इस साल का जो बजट था ना, यूनियन बजट 2026-27, तो उसमें अपडेटेड स्टैट्स आए होंगे, ऑल्दो यूपीएससी ऐसे फैक्चुअल स्टैट्स वगैरह डायरेक्टली पूछते नहीं है, बट जस्ट इन केस जहां भी थोड़े से अभी वेरिएशंस हुए होंगे, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर ने हाईलाइट किया होगा, दैट वी कैन सी है ना अपडेटेड वाला जब हम करेंगे, बाकी ये सारी चीजें यू कैन इग्नोर। फिर फाइंडिंग क्या है सीएजी रिपोर्ट की, ये भी इग्नोर कर सकते हैं है ना, मतलब वाई न्यूज वी हैव इग्नोर, तो ये सारी चीजें इग्नोर कर दीजिए। फिर सर्टेन टर्म्स आर देयर लाइक फिजिकल डेफिसिट, तो फिजिकल डेफिसिट में भी नो है ना, जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है उसमें से यू माइनस टोटल रिसीव बट एक्सक्लूड बोरोइंग्स। अब इस बार 2025 वाले प्रीलिम्स में देयर वर सर्टेन न्यूमेरिकल्स ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और उसके पहले भी, नॉट जस्ट इन 2025, उसके पहले भी अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे तो यू माइट हैव सीन कि ये जो सारे टर्म्स होते हैं है ना, कि इनमें क्या चीजें एक्सक्लूड होती हैं, फिर इनका बेसिकली जो डेफिनेशन होता है, या फिर क्या इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होता है, मतलब फाइनेंशियल गवर्नेंस पे, दैट यू शुड बी नोइंग है ना। तो थोड़े बहुत पिक्यूलर डिफरेंसेस होते हैं, तो उसके लिए आप कोई ट्रिक बना करके याद रख सकते हैं। तो जैसे प्राइमरी है, प्राइमरी डेफिसिट को कैसे याद रखना है? जो फिजिकल डेफिसिट है उसका इंटरेस्ट पेमेंट, तो पी से प्राइमरी, और यहाँ इंटरेस्ट पेमेंट का पी है ना, तो दैट इज हाउ आई यूज टू रिमेम्बर। तो प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं फिजिकल डेफिसिट में से। रेवेन्यू डेफिसिट हो गया हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्स, ये तो सिंपल है, इसी से डिराइव होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो जाएगा? ये जो ईआरडी है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, और इसमें से वो सारे मतलब व्हाट टू से, वो सारे पैसे आप हटा दोगे, जो ग्रांट्स एक्चुअली जो रिसीट्स हटा दोगे, जो आपको कैपिटल एसेट्स को क्रिएट करने के लिए लगाने होते हैं है ना। तो तीन ही टर्म्स होते हैं, एक तो बोरोइंग एक बार एक्सक्लूड होगी, एक बार इंटरेस्ट पेमेंट एक्सक्लूड होगा, और एक बार ये ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। बोरोइंग वाला तो हम रिपीटेडली पढ़ते हैं, फिजिकल डेफिसिट के साथ याद है, तो इंटरेस्ट पेमेंट वाला किस में आता है और क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट वाला किस में आता है? तो उसके लिए मतलब यू कैन आई मीन यू यूज दिस ट्रिक ओनली कि पी से प्राइमरी और पी से ये इंटरेस्ट पेमेंट पेमेंट वाला है ना। फिर ईआरडी में आ गया हमारा ये ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। फिर फिजिकल स्लिपेज इज नथिंग, जब भी हमारा जो भी टारगेट होता है जब उससे डेविएट होते हैं उसी को फिजिकल स्लिपेज कहते हैं। ठीक है, फिर इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर, तो ये बहुत ही ज्यादा स्टैटिक कंटेंट दिया है इस मैगजीन में, तो ये मतलब ओके, कैन वी इग्नोर, चलो एक बार ब्रीफली बता देते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स का वी नो है ना, कि डायरेक्ट टैक्स जिसके जिससे टैक्स लिया जा रहा है उसी पे ही इम्पोज हो रहा है ना। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? कि टैक्स लिया जाता है, जो सेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो उनसे लिया जाता है, लेकिन सेलर्स अपनी जेब से नहीं देते हैं, वो कंज्यूमर्स की जेब से देते हैं। तो बर्डन किस पे आ गया? कंज्यूमर पे आ गया है ना। जैसे अब अभी आप कोई चॉकलेट परचेज करते हो, तो एनी एनी कंज्यूमर व्हाट टू से कंज्यूमेबल्स, जो भी आप परचेज करते हो है ना, तो उसका प्राइस होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस है ना। तो ये वही है कि इनडायरेक्ट टैक्स है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो इसका जो बर्डन, हाँ, इट कैन नॉट बी शिफ्टेड एज इन की इनकम टैक्स है ना, या फिर जो भी कॉर्पोरेट टैक्स है, और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होते हैं जो एसटीटीज होते हैं ये सारे। तो भाई, अब इसमें क्या होता है, जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा उसके ऊपर टैक्स बर्डन आएगा, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव होता है, इसी को प्रोग्रेसिव कहते हैं। रिग्रेसिव ये क्यों होता है इनडायरेक्ट टैक्स? क्योंकि इट अप्लाइज टू एवरीवन, तो अगर कोई 1 लाख रुपए महीना भी कमा रहा है ना, तो भी वो वही 5% जीएसटी जैसे अपना इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो वो भी 5% देगा।
और अगर किसी की इनकम है लाइक लेट्स से 10,000 रुपीज मंथ, तो वो भी वही सेम 5% ही देगा, है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिग्रेसिव। तो इसकी वजह से क्या होता है, जिनकी इनकम कम होती है उन पे बर्डन ज्यादा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये तो चलो नहीं बताने की जरूरत है। ओके, इंपॉर्टेंट इज कि कौन एडमिनिस्टर करता है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एडमिनिस्टर करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस को, और सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड फॉर सॉरी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, ये एडमिनिस्टर करते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को। ठीक है, ये की डिफरेंस हमने अभी देख लिया है ना। फिर इनकम टैक्स एक्ट, ओके, इसमें क्या है, हाँ ठीक है, इनकम टैक्स अभी रिसेंटली देयर वाज एन अमेंडमेंट, तो अभी अप्रूव हो चुका है ना, इट हैज बिकम एन एक्ट 2025 का। इसमें ओनली दिस वन इज इम्पोर्टेंट, कैसे कि पहले इनको लेकर के बहुत कंफ्यूजन था, नाउ दे हैव बीन लाइक क्लियरली क्लासिफाइड, जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होता है और जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता है। ये पहले नॉट जस्ट जिन पे टैक्स लगता है उन्हीं को कंफ्यूजन था, एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट हम लोग को भी कंफ्यूजन रहता था कि ये दोनों है क्या, है ना। तो ये जो टैक्स होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ये जो कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स होते हैं ना उन पे अप्लाई होता है। अभी आई टेल कि दोनों में मतलब प्रोसीड्यूरल डिफरेंस क्या होता है। और जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है ये नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स पे लगता है। एक याद रखेंगे, दूसरा वाला उसी का ही रिवर्स होता है। तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स पे लगता है। अब कोई भी कॉर्पोरेट जो हाउस है ना, कॉर्पोरेट हाउस के साथ क्या होगा कि दे आर एंटाइटल टू सर्टेन एग्जेम्पशंस, टैक्स एग्जेम्पशंस वगैरह होते हैं। तो ओवरऑल क्या होता है कि डिस्पाइट बुकिंग देयर प्रॉफिट एंड एवरीथिंग, दे I mean, despite also earning well, they profit मतलब they book profit and everything, but tax exemption या concessions की वजह से उनका ओवरऑल जो टैक्स होता है वो जीरो हो जाता है ना। तो जीरो टैक्स इंसिडेंस होता है ऑन दीज कॉर्पोरेट टैक्स, आई मीन दीज कॉर्पोरेट हाउसेज, जो ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं उनके ऊपर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लगता है 15% का, कि कुछ तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा, है ना। उसके बाद फिर सी, हाँ इट इज गिवन हियर द प्रोविजन ऑफ एमएटी विच इज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स आर एप्लीकेबल टू अ कॉर्पोरेट टैक्स पेयर ओनली। इट इज लेस 15%, याद नहीं रखना है, जस्ट कंपैरिजन फॉर्म में कि जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है वो 15% है, और जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है जो नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स पे लग रहा होता है, ये किस पे लग रहा होता है, जैसे कुछ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स होते हैं या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज एक्सेट्रा, जो नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर है ना, ये उनके ऊपर अप्लाई होता है। एंड ये उनके इनकम पे होता है, सिंस दे आर नॉट कॉर्पोरेट बॉडीज लाइक, राइट। तो इट इज व्हाट टू से इम्पोज्ड ऑन देयर दिस जो टोटल इनकम होती है। तो डिफरेंस क्या है, जो कॉर्पोरेट है, सिंस ओवरऑल अगर देखो टेक्निकली तो दे डू नॉट हैव दीज, मतलब बिकॉज ऑफ दिस टैक्स कंसेशन एंड एवरीथिंग उनका जो टैक्स इंसिडेंस होता है वो जीरो हो जाता है। तो उनको इसलिए मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स देना है, यहाँ पर ऑल्टरनेट टैक्स इज द कीवर्ड, है ना। तो मिनिमम कितना देना है, तो 15% तो आप ऑल्टरनेट टैक्स दीजिए ही। सो इट इज एप्लीकेबल ऑन देयर बुक्ड प्रॉफिट, 15% ऑफ देयर बुक प्रॉफिट। और जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है ये नॉन टैक्स, आई मीन नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स पे लगता है, एंड इट इज ऑन देयर टोटल इनकम। बस यही डिफरेंस है, एंड इट इज यूजुअली हायर विच इज एट 18.5%। अभी प्रेजेंट रेट ये है, रेट्स नहीं याद करने की कोशिश करेगा, इट इज जस्ट जस्ट अ फॉर्म ऑफ कंपैरिजन। ओके, बाकी ये सारे जो चेंजेस हैं वो यू कैन इग्नोर, नॉट व्हाट टू से नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रीलिम्स। ये कॉन्सेप्ट था यहाँ पर एमएटी और एएमटी वाला, इसलिए क्लेरिफाई कर दिया। ठीक है, मूविंग ऑन, कुछ और डेवलपमेंट रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्सेस आर गिवन। तो एक सेफ हार्बर कॉन्सेप्ट है ना। तो सेफ हार्बर, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इनकम टैक्स एक्ट, है ना, और 1961 वाला, हाँ। ठीक है, तो अब सेफ हार्बर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें ये वो सिचुएशन होती है ना, जिसमें जो टैक्स अथॉरिटीज होती हैं, जो भी टैक्स कलेक्टिंग या सॉरी टैक्स कलेक्टिंग नहीं, जो टैक्स अथॉरिटीज होती हैं, दे गेट अ क्लैरिटी कि जो भी ट्रांसफर प्राइस होगा, है ना, ट्रांसफर प्राइस, ओके आई टेल यू प्रॉपरली। तो इसके सेफ हार्बर से पहले हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। ट्रांसफर प्राइसिंग, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है ना, ट्रांसफर प्राइस क्या होता है, और आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, है ना, ये बताती हूँ, उसके बाद सेफ हार्बर समझ क्लियरली आ जाएगा। तो जो ट्रांसफर प्राइस होता है, ये क्या होता है कि रिलेटेड कंपनीज जो होती है, जैसे पेरेंट कंपनीज हो गई और उनकी सब्सिडरीज हो गई, है ना। तो जो रिलेटेड कंपनीज होती है, दे डिसाइड, वो जो प्री अग्रीड टर्म्स पे डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग आपस में ट्रांजैक्शन इसी कॉस्ट पे करेंगे, ठीक है। सो हाँ, वी वर हियर, ट्रांसफर प्राइस पे। तो जो रिलेटेड कंपनीज होती है दे क्रिएट एन एग्रीमेंट। तो अगर एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई एक कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग देख रही है,
और उसी की कोई सब्सिडरी है जो लाइक लेट्स से समथिंग लाइक सॉफ्टवेयर टाइप का कुछ देख रही है ना, जो बैकएंड टीम होती है, डिजिटल टीम होती है वैसी। तो दे मेक एन अग्रीमेंट कि हम लोग आपस में आपसे जो भी इनपुट मटेरियल्स लेंगे, जैसे इनका सॉफ्टवेयर अगर हम परचेज कर रहे हैं, यही सेम कंपनी, आई मीन रिलेटेड कंपनीज अगर इन्हीं से सॉफ्टवेयर अपनी सब्सिडरी से ही सॉफ्टवेयर परचेज कर रही है, तो एक फिक्स कॉस्ट पे लेंगे, दैट प्राइस इज एक्स, है ना। तो वो उसी को कहा जाता है ट्रांसफर प्राइस। अब जो दूसरा टर्म है आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, ये इसी से ही डिराइव होता है ट्रांसफर प्राइस से। इसमें क्या होता है कि जो कॉस्ट हम लोग रिलेटेड कंपनीज के बीच में सेट कर रहे हैं कि हम लोग ट्रांजैक्शन दो प्रोडक्ट के लिए या किसी भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट के लिए इतने कॉस्ट पे करेंगे, तो वही सेम कॉस्ट हम लोग अनरिलेटेड कंपनीज के लिए भी लगाएंगे, है ना। तो इट इज लाइक आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। की डिसएडवांटेज ना हो, क्या होता है ट्रांसफर प्राइस का मिसयूज होता है क्योंकि दे आर रिलेटेड कंपनीज, है ना। तो दैट इज ऑल्सो अ टूल जिससे वो लोग मिसयूज करते हैं, जैसे टैक्स इवेजन वगैरह कर लेते हैं, है ना। तो आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल जो होता है, दैट अप्लाइज टू अनरिलेटेड कंपनीज, की जो आप अपने रिलेटेड कंपनी से जो कॉस्ट ले रहे हो वही सेम आप अपने अनरिलेटेड, आई मीन जो अदर अनरिलेटेड कंपनीज है उन्हीं से ही वो सेम कॉस्ट रिकवर करोगे, है ना। तो ये जो बेसिक टर्म्स होते हैं बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो अभी सिंपल टर्म्स में आई होप यूल रिमेम्बर। ओके, कमिंग बैक टू द सेफ हार्बर। अब इसमें क्या होता है, जो टैक्स अथॉरिटीज होती है ये वही पैसे लेंगे जो कंपनीज अपने ट्रांसफर प्राइस में डिक्लेयर करते हैं, तो उसको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, है ना। तो जो भी टैक्स पेयर्स है वो अगर डिक्लेयर करते हैं कि हम लोग ट्रांसफर प्राइस लाइक लाइक लेट्स से कि हम 1,000 रुपीज शेयर, मतलब एक पर्टिकुलर सर्विस या पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए 1,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, तो टैक्स अथॉरिटीज आर गोइंग टू एक्सेप्ट द सेम प्राइस, है ना। ठीक है, ये हो गया सेफ हार्बर के बारे में। फिर है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स। ओके, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अगेन दैट एग्रीमेंट बिटवीन बोर्ड, दिस टैक्स अथॉरिटीज एंड द पर्सन, है ना, कि मतलब हम लोग इतने अमाउंट पे ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट वगैरह में समझाया है ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, एक बार फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज्ड बिटवीन कंपनीज दैट आर अंडर कॉमन ओनरशिप और कंट्रोल, वही जो कॉमनली हम ये पेरेंट और सब्सिडरी कंपनीज में देखते हैं, है ना। तो दे आर अंडर कॉमन ओनरशिप और कंट्रोल, है ना। उसके बाद आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल क्या होता है। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द प्राइस अग्रीड इन अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू रिलेटेड पार्टीज मस्ट बी द सेम एज द प्राइस अग्रीड इन अ कंपेरेबल ट्रांजैक्शन बिटवीन टू अनरिलेटेड पार्टीज। तो अगर ऐसा कोई टर्म आता है तो नाउ यू शुड बी एबल टू गेस इजिली। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट इज अबाउट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ये भी एक डायरेक्ट टैक्स होता है ना, जो अपने सिक्योरिटीज रिलेटेड ट्रांजैक्शन पे लेवी होता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स है, ये याद रखने का है। क्या क्या मतलब इंस्ट्रूमेंट्स कवर होते हैं, तो इक्विटी डेरिवेटिव्स, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, है ना, ऑल दीज थिंग्स। तो ये स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड ही होता है, मतलब बेसिकली सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांजैक्शन से। ठीक है, ओके, जीएसटी रिफॉर्म। तो अभी इसको लेकर के ऐसे फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स होते रहते हैं ना जीएसटी काउंसिल के, वी ऑन लो। अभी व्हेन वी सी दिस थिंग कि अभी क्या हुआ है, तो दे हैव इंक्लूडेड रेट रैशनलाइजेशन। तो इट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रेट रैशनलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी, इट इज यूजुअली लोअर्ड, है ना। तो अगर ऐसा करके आ जाए कि किसी पे लिखा है कि टैक्स बढ़ा दिया है ये वो, तो यूजुअली वो गलत होगा, है ना। मोस्टली जो टैक्स रेट्स हैं उसको रैशनलाइज किया जाता है, जैसे कि जो लोअर टैक्स स्लैब है ना, लोअर टैक्स स्लैब में जो भी प्रोडक्ट्स है ना, उसको बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव, जो अभी हमने पहले वाले फर्स्ट आर्टिकल में देखा था। तो यूजुअली क्या करते हैं, द एम इज कि जो लोअर टैक्स स्लैब है, जैसे 5% वाला हो गया या फिर जो 0% वाला हो गया, है ना, तो उसमें और प्रोडक्ट्स ऐड करते जाते हैं। और फिर गवर्नमेंट को बेनिफिट कैसे होगा, तो जो लग्जरी या फिर सिन गुड्स होते हैं, है ना, इनका जो रेट होता है, मतलब इट इज यूजुअली वेरी हाई, है ना। तो इन सारी जो मतलब जिसपे भी स्कोप ऑफ अर्निंग होता है, जो डिस्करेज करना है, तो वो सिन गुड्स हो गए। और लग्जरी जो हाई एंड बायर्स होते हैं, जैसे कार्स वगैरह हो गए, ऑटोमोबाइल, पूरा ही है, तो इन सारी पे यूजुअली रेट्स या फिर उन पे कोई ना कोई, मतलब नॉट पेनल्टी एग्जैक्टली, बट हाँ कोई और एक्स्ट्रा रेट वगैरह लगा देते हैं जिससे ये सारी चीजें कॉम्पनसेट हो जाए। तो इनमें प्रोडक्ट जो डेली जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको लोअर टैक्स स्लैब में लाते रहते हैं, ठीक है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, एक बार कंफर्म करना इफ एवरीथिंग इज फाइन, लाइक विद रिस्पेक्ट टू, आई मीन ऑडियो एंड विजिबिलिटी, सब कुछ सही है ना। आई हैव नॉट सीन चैट आल्सो फ्रॉम लॉन्ग टर्म। एक बार बस कंफर्म कर देना कि अभी तक का सारा, मतलब ऑडियो और ये स्क्रीन में कोई इशू नहीं था। हाँ ठीक है, ठीक है, थैंक यू वसीम। हाँ तो ठीक है, ये जीएसटी के बारे में वी नो, है ना, मतलब जो स्टैटिक चीजें हैं
तो बार बार पढ़ते रहते हैं, तो एक बार बस ब्रीफली देख लेते हैं। सो व्हाट इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स कब आया था? 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 से। ठीक है। और इट हैज एलिमिनेटेड कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस, है ना, जो टैक्स ऑन टैक्स लग जाता था, कि जो फाइनल जो प्राइस होता था, जैसे सपोज कि 100 रुपीज है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट, और 10 रुपीज है टैक्स, तो 110 हुआ। अब इसके ऊपर से वापस से टैक्स लग जाता था। लाइक लेट्स से कोई और मतलब अगर उसको हम वापस से किसी सप्लाई चेन में यूज कर रहे थे, है ना, जबकि लगना तो सिर्फ इस पे चाहिए, क्योंकि 10 रुपीज तो ऑलरेडी टैक्सेबल अमाउंट था। तो ये जीएसटी से एलिमिनेट हो चुका है, कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस। बाकी क्या कंपोनेंट होते हैं? तो सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो ये सारे कीवर्ड्स हमेशा याद रहने चाहिए। ठीक है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है? जहां पे फाइनली वो गुड्स या सर्विसेज जो फाइनली कंज्यूम हो रहे हैं, वहां पे ही मतलब उसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को मिलता है। ठीक है। अब जो रिफॉर्म हुआ है, तो न्यू रेट स्ट्रक्चर, हाँ ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी नाउ वी हैव टू स्लैब, है ना, 5% और 18% का। जो पहले 12% और 28% वाला था, उसको रिमूव कर दिया है। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है, विच कैन बी पोटेंशियल स्टेटमेंट, है ना, तो ये याद रखने का है। उसके बाद फिर ये 40% स्पेशल डीमेरिट रेट लगा दिया गया है। और जो पहले कॉम्पेंसेशन सेस लेते थे स्टेट्स को, स्टेट का जो लॉस होगा उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, उसको हटा दिया गया है, क्योंकि वो सिर्फ 5 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल था। तो अब उसकी जगह 40% स्पेशल डीमेरिट रेट आ गया है। किस पे एप्लीकेबल है? तो सिम गुड्स और कुछ सेलेक्ट लग्जरीज पे। ठीक है। तो जो अब मीडियन टैक्स रेट था, अभी वो पहले जो 12% था, वो से 5% हो गया। तो अभी जो अभी हमें डिस्कस कर रहे थे, नाउ इट वुड बी मेकिंग मोर सेंस, है ना। तो जो सारे इस बार के रिफॉर्म्स में चेंजेस हुए हैं। बाकी अभी ये बॉक्स तो यू कैन सेफली इग्नोर। इसका टेक अवे बस ये है कि सब में देखो रेट जो एसेंशियल्स हैं सब कम हो गए हैं, है ना। 0% में बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, सबका ही रेट ऑलमोस्ट कम हुआ है। ठीक है। तो अगर ऐसा करके कोई आता है, अब जैसे एक बार रैंडमली यूपीएससी ने वो पूछ लिया था रिलेटेड टू एमएसपी, है ना, तो उसमें ये नहीं करना होता है कि जो सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे एमएसपी मिलता है, उन 23 प्रोडक्ट्स को याद कर रहे हैं, या फिर किस पे 5% है, किस पे 0% है, याद नहीं रखना है। ट्राई टू मेक अ इंटेलिजेंट गेस कि अगर वो एसेंशियल है तो प्रोबेबली उस पे रेट कम ही होगा, है ना। और जो हाई एंड कंज्यूमर जो यूज करते हैं उन पे ज्यादा ही होगा। तो अगर जस्ट इन केस यूपीएससी फ्रेम्स अ क्वेश्चन लाइक दैट, है ना। बाकी और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये सारी चीजें यू कैन इग्नोर। मतलब ये सारी चीजें पहले से ही थी, लाइक देयर आर माइन्यूट चेंजेस, और बहुत ही ज्यादा मतलब डिटेल्ड हो जाएगा, तो नॉट गुड फॉर प्रीलिम्स। ठीक है। जीएसटी काउंसिल के बारे में थोड़ा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 279A। ठीक है। फिर मीटिंग्स वगैरह वी नो कि दे मीट एटलीस्ट वंस एवरी क्वार्टर, है ना। स्पेशल सेशंस कैन बी कॉल्ड फॉर अर्जेंट बेसिस, आई मीन अर्जेंट इश्यूज। फिर कॉम्पोजिशन क्या होता है? तो इट इज चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, नॉट बाय एनी अदर अथॉरिटी। तो ये यहाँ पर याद रखने का हो गया। अभी ये पढ़ते ही क्या याद आना चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्टर और कौन कौन सी बॉडीज को चेयर करते हैं, है ना। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर कौन कौन सी बॉडीज को चेयर करते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए, है ना, जैसे अपना ये क्या हो गया, नीति वाला हो गया, है ना। और भी जो सारे लिस्ट हैं, फिर गंगा रिलेटेड है, मैं उस बॉडी का नाम भूल रही हूँ, उसको चेयर करते हैं, है ना। और ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो होता है, एनडीआरएफ, नॉट एनडीआरएफ, सॉरी, एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो कहाँ कहाँ पीएम चेयर है? तो 6-7 बॉडीज ऐसी होंगी, वो अब ग्लैंसिंग कर लिया, शॉर्ट नोट्स में बना लिया, या फिर लास्ट मिनट रिवीजन मटेरियल। उसी तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, तो एक एफएसडीसी करके बॉडी होती है, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर ही चेयर करते हैं, है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। फिर स्टेट के भी जो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स होते हैं, मतलब जो रेवेन्यू फाइनेंस डिपार्टमेंट को देख रहे होते हैं, वो लोग करते हैं। और सेम हमारे ये स्टेट्स और यूटीज के सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ही, सॉरी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, है ना, अगर अटैच्ड है, और स्टेट्स और यूटीज के जो फाइनेंस मिनिस्टर या डिपार्टमेंट होते हैं वो। ठीक है। फिर वोटिंग का क्या सीन होता है? तो दे यूज अ वेटेड सिस्टम। इसमें सेंटर का होता है 1/3 वोट का वेटेज होता है, और स्टेट का 2/3, और डिसीजन के लिए 3/4 चाहिए होता है ना। तो ये सारे मतलब की टर्म्स है, ये याद रखिएगा कि 1/3 अपने सेंटर का है, स्टेट को ज्यादा है, और 3/4 है ओवरऑल फॉर टेकिंग डिसीजंस। ठीक है। तो अभी जैसे स्टेट का जो सेंटर के बराबर नहीं है, इट इज हाईलाइटिंग दैट देयर इज ऑल्सो अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना, स्टेट्स का से ज्यादा है। ओके। और भी कोई इंफॉर्मेशन होगी जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड, या फिर ओवरऑल ही जो कुछ टर्म्स हमें मिलते हैं, तो दैट कैन बी आई मीन सप्लीमेंटेड, जो अपडेटेड मटेरियल आएगा। ठीक है। ठीक है। फिर कुछ की टर्म्स दिए हुए हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह, चलो ये भी बता ही देते हैं क्या है। सिंपल सा ही होता है एंटी डंपिंग। जब भी हमारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली जो चीजें होती हैं, तो जब भी हम इंपोर्ट करते हैं, तो कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जो डंप करते हैं, है ना, जैसे हम चाइना का देखते हैं।
तो वो क्या करते हैं, जो डोमेस्टिक प्राइस होता है ना, उससे कम प्राइस पे एक्सपोर्ट कर देते हैं। मतलब इंडिया को अगर हम देखें, इंडिया एज एन इम्पोर्टिंग कंट्री, और जो चाइना है वो एक्सपोर्ट कर रहा है ना। तो जो चाइना में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा, जैसे ये टॉयज को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई थी, मतलब या देयर वाज एन इशू विच इज वेरी ओल्ड, बट चाइना में जिस कॉस्ट पे टॉयज थे, जैसे 100 रुपीज में अगर चाइना में मिल रहे हैं, तो वो इंडिया में वो 50 रुपीज में सेल कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, जो इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट था, सॉरी, जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम था, वो पूरा डिस्टर्ब हो रहा था, मार्केट खराब हो रहा था। तो वी स्टार्टेड इम्पोजिंग दिस एंटी डंपिंग ड्यूटी, है ना। इसी का ही एक और होता है, वो बताइए, ठीक है। बेसिक कस्टम ड्यूटी वो क्या होता है, वो आप लोग को पता होना चाहिए, इसी से ही रिलेटेड ही है, ठीक है। उसके बाद है सेफ गार्ड ड्यूटी। तो ओके ठीक है, मतलब इसमें ऐसा कुछ है नहीं मेजर, ये इग्नोर कर सकते हो। फिर ऑफ बजट बोरोइंग, जितने भी मतलब बजट में जो परमिसिबल होते हैं उसके बियॉन्ड, मतलब ये रिकॉर्ड नहीं होते हैं हमारे, ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड इन बजट, नो रिकॉर्ड्स इन बजट। तो ये कैसे हैंडल होता है, तो जो भी हमारे पीएसयूज होते हैं, है ना, उनके थ्रू जो बोरोइंग्स करवाई जाती हैं, है ना, उनको ऑफ बजट बोरोइंग में इंक्लूड करता है। बाकी और तो इसमें ऐसा कुछ मेजर नहीं है, ठीक है। अब हाँ, इसका पर्पस क्या होता है, अब इसको जब अगर बजट नहीं, मतलब बजटिंग डॉक्यूमेंट में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो नॉट काउंटेड अंडर फिजिकल डेफिसिट, है ना। तो फिजिकल डेफिसिट से भी ये बच जाता है, उसमें नहीं रिफ्लेक्ट होता है। तो जो फिजिकल डेफिसिट होता है ना, वो इसीलिए उसको मिसनोमर कहा जाता है, आई मीन मतलब मिसगाइडिंग टूल कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें ऑफ बजट बोरोइंग्स नहीं इंक्लूड होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हाँ, इट इज नॉट अ गुड थिंग ऑफ बजट बोरोइंग, क्या क्या कंसर्न्स है, रिड्यूसेस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड कंसील्स ट्रू डेट बर्डन, ठीक है। तो वही अभी जो हमने ब्रीफली डिस्कस किया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट फाइनेंशियल मार्केट एंड पेमेंट सिस्टम। अभी इसमें तो बहुत लिमिटेड न्यूज होंगे होपफुली, क्योंकि ये काफी पुराना है, नवंबर 2025 तक का ही है। तो जो अपडेटेड आया होगा उसमें भी आई एम होपिंग कि अच्छे से कवर्ड हो, ठीक है। इसका बैकग्राउंड क्या है, तो एक बार ये बॉक्स देख लेते हैं। तो देर आर ये टू सेक्टर्स है ना, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म, आई मीन शॉर्ट टर्म दीज इन्वेस्टमेंट्स एंड एवरीथिंग, सॉरी, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। और जो कैपिटल मार्केट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वही शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर। अब सी, मनी मार्केट अगर शॉर्ट टर्म है ना, तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है, रिस्क इज लो एंड हाई लिक्विडिटी। क्यों, क्योंकि इसकी ट्रेडिंग होती है बहुत फ्रीक्वेंटली होती रहती है, तो यहाँ पर डिसरप्शन या फिर वोलाटिलिटी का स्कोप कम हो जाता है। लेकिन जो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट होता है, इट इज हाई रिस्क, वोलाटाइल, बट एट द सेम टाइम जहां भी रिस्क हाई होता है वहां रिटर्न ज्यादा होता है, तो देयर इज ऑलवेज अ ग्रोथ पोटेंशियल। मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करते हैं, आरबीआई, और कैपिटल मार्केट को सेबी, है ना। तो मनी मार्केट अगर आरबीआई रेगुलेट कर रहे हैं, तो वी कैन इज्यूम कि जो टी बिल्स होते हैं, है ना, वो हो गए, फिर कमर्शियल पेपर हो गए, है ना, ऐसे ऐसे करके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं शॉर्ट टर्म वाले, वो आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक है। हाँ ठीक है, कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या दिए हुए हैं, टी बिल्स हो गए, कॉल मनी जो इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस होते हैं, है ना, मतलब नॉट विद आरबीआई, एसबीआई एंड एचडीएफसी जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऐसा। फिर कमर्शियल पेपर होते हैं, ये कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखने का है, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, प्रोमिसरी नोट्स, ये सारी चीजें, ठीक है। ये बैंक मतलब वो करते हैं, इसको इशू करते हैं बड़े इन्वेस्टर से पैसा लेने के लिए, ठीक है। फिर है इधर कैपिटल मार्केट में क्या क्या है, तो इसमें भी फिर से दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट वी नो, है ना, वी नो अबाउट आईपीओ। आप में से बहुत सारे लोग तो मतलब अच्छे से जानते हैं कि जब पहली बार जब कोई भी कंपनी पब्लिक होना चाहती है ना, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहती है, तो दे रिलीज देयर दीज शेयर्स, है ना। तो उसी को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, एंड देन दिस इज टाइप ऑफ प्राइमरी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, है ना। इसके बाद आफ्टर रिलीजिंग देयर आईपीओ, उसके बाद फिर दे आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, ये जो हमारे रेगुलर स्टॉक मार्केट होते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ये एनएसई, है ना। सो इट इज बिटवीन इन्वेस्टर्स, ठीक है, इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी आर ट्रांजैक्टिंग। इसके वो क्या है, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा, है ना। तो ये इक्विटीज इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें शेयर होल्डिंग मिलती है, और इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो डेट इंस्ट्रूमेंट में, है ना। ठीक है, सेबी के बारे में है, ठीक है, सेबी में इस आर्टिकल में वी विल रीड ओनली अबाउट सेबी, जो इंपॉर्टेंट है, और ये जो ये स्वागत फाई फ्रेमवर्क है, तो ये क्या है ये, और क्या है ये देखते हैं, बाकी एक्स्ट्रा चीजें वी कैन इग्नोर, ठीक है। तो सेबी का बैकग्राउंड, सो जब ये फॉर्म हुआ था तो इट वाज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, बाद में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया था अंडर सेबी को, हाँ, एक्ट ऑफ 1992 से, ठीक है। सो यस, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी।
फिर काम क्या होता है, मेंस के लिए आप लोग पढ़ते ही है ना, जो बॉडीज हम लोग देखते हैं GS2 में। So it protects the interests of investors, promote the development of securities market and regulate its functioning to ensure transparency and fairness, है ना। तो ओवरऑल मार्केट को ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने के लिए, ठीक है। और तो गवर्निंग जो कैसे गवर्न होता है, सो इट हैज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब इसकी मेंबरशिप देखिए, है ना, सेबी इसमें RBI के मेंबर्स होते हैं, आई मीन दे रिप्रेजेंट RBI, है ना। तो सेबी कैसे नॉर्मली लगेगा कि स्टैट्यूटरी बॉडी है तो सारे ही सरकारी मतलब लोग होंगे जो गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं, वो होंगे। चेयरमैन कौन नॉमिनेट करता है, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये तो इजीली गेसेबल है ना। RBI का रिप्रेजेंटेशन रहता है तो हाँ जी रहता है ना। 5 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। अब ये नंबर्स नहीं याद रखना है, यहाँ पर कैच क्या है कि RBI का भी रिप्रेजेंटेशन होता है या से होता है तो हाँ जी होता है, ठीक है। अभी जो ये मीटिंग हुई है सेबी की बोर्ड मीटिंग, उसमें ये नया फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस हुआ है, स्वागत 5। तो स्वागत को अभी इसके बारे में डिटेल कुछ नहीं पढ़ेंगे, नहीं याद रखना है। जस्ट इन केस अगर ऐसा कोई टर्म आ जाता है तो क्या है, किससे रिलेटेड है, तो SW सिंगल विंडो, है ना, और FI, है ना। सो इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टर, है ना। तो F से फाइनेंशियल मार्केट याद रख सकते हो और I से इन्वेस्टर्स। तो बट बेसिकली ये है फॉरेन इन्वेस्टर से रिलेटेड, है ना। तो इन्वेस्टर से F इज फॉरेन एंड I इज इन्वेस्टर्स। सो इट इज गोइंग टू प्रोवाइड एन ईज, है ना, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनको, सिंगल विंडो का। बस एक यही नया फ्रेमवर्क है, बाकी डिटेल्स में डू नॉट गेट इनटू कि स्वागत फाइव के बारे में और पढ़ ले, है ना। ये जो फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, ये ब्रीफली स्वागत फाइव फ्रेमवर्क टू इम्प्रूव द इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट एंड रिड्यूस रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी। तो वही जो किसी भी इनिशिएटिव में जब भी हम सिंगल विंडो इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, है ना, उसका रीजन ही यही होता है, वी वांट टू रिड्यूस या फिर वी वांट टू ईज दैट रेगुलेटरी कंप्लायंस। बाकी ये सारी चीजें यू कैन इग्नोर, है ना। ये जो REITs होते हैं और इन्वेट्स होते हैं, ये तो आप लोग को पता ही होगा, है ना। रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट के लिए टूल्स होते हैं, तो उसके लिए होता है REITs। और इंफ्रास्ट्रक्चर में करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में, तो उसको इन्वेट्स बोलते हैं, है ना। बाकी IPO का यहाँ पे फॉर्मल डेफिनेशन है कि व्हेन अ कंपनी फर्स्ट सेल्स इट्स शेयर टू द पब्लिक एंड इज प्रीरिक्विजिट फॉर लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, अभी हमने देखा था। क्या करता है IPO, तो इट ट्रांसफॉर्म्स प्राइवेटली हेल्ड कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। फिर ये सारे टर्म्स है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, है ना। तो ये तो मतलब मोस्ट ऑफ अस नो क्या होते हैं। तो ये क्या होता है, ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, सो इट इज प्राइवेटली पूल्ड फंड, सॉरी इन्वेस्टमेंट व्हीकल, है ना। अब जो प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट टूल है, इसके इसके थ्रू मतलब दे कलेक्ट फंड, और उसके बाद फिर कहाँ से फंड कलेक्ट करते होंगे, तो जो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट, तो उनसे फंड कलेक्ट करके दे इन्वेस्ट इन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। ठीक है, एक ऐसे ही इसमें मतलब आई डोंट नो व्हाई दे हैव हाइलाइटेड दिस ट्रिविया टाइप ऑफ थिंग कि RBI हैज एग्जेम्प्टेड स्वामी, है ना। तो ये जो हमारा हाउसिंग फंड रिलेटेड है, दैट इज व्हाट टू से एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस टाइटन रूल ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, है ना। तो मतलब यू कैन इग्नोर दिस, है ना। बाकी कैटेगरीज वगैरह अब इन सबको मत देखने लग जाइएगा, इग्नोर, है ना। फिर है इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसकी वैल्यू वो खुद नहीं, जबकि उसका जो अंडरलाइंग एसेट है उससे आ रही हो, है ना। तो अंडरलाइंग एसेट क्या क्या होते हैं, कोई भी इक्विटी शेयर या इंडेक्स, प्रीशियस मेटल, कहीं कमोडिटी, करेंसीज, इंटरेस्ट रेट, है ना। तो इनकी खुद की वैल्यू नहीं होती है, दे डिराइव वैल्यू फ्रॉम सर्टेन अंडरलाइंग एसेट्स। अब अगर हम इक्विटी उसके आगे लगा दे रहे हैं तो क्या होगा, देयर वैल्यूज आर पार्टली डिराइव फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग इक्विटी एसेट क्लास, है ना। तो वही सेम चीज, उसके अंडर की जो एसेट होते हैं दे आर इक्विटी एसेट क्लास, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या है, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, है ना। तो ठीक है, मतलब ये बहुत ही सिंपल सा है। फिर फ्रंट रनिंग क्या होता है, अब फ्रंट रनिंग एक इलीगल प्रैक्टिस होता है। इसमें क्या होता है, जिनको भी पहले कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मनी मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट ओवरऑल से रिलेटेड कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, वो पब्लिक में आने से पहले जो अंदर के लोग होते हैं उनको पता चल जाती है, जैसे किसी ब्रोकर को पता चल गई, है ना। तो वो लोग पहले ही उसको मतलब सिंस वी नो कि जो पूरा फाइनेंशियल मार्केट है ना, ये स्पेकुलेशन के बेसिस पे चलता है। तो अगर उनके पास पहले से इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो दे कैन आई मीन ट्राई टू मैनिपुलेट, है ना। तो ये मार्केट को मैनिपुलेट कर देता है फ्रंट रनिंग, इसीलिए दिस इज नॉट अ गुड थिंग, दिस इज इलीगल प्रैक्टिस एज डिक्लेयर्ड बाय सेबी, ठीक है। तो इट मैनिपुलेट्स द मार्केट।
बाकी जो ये डिटेल्स हैं यू कैन इग्नोर, है ना। हाँ, ब्रोकर का एग्जांपल है, ब्रोकर एग्जीक्यूट्स ओन ऑर्डर बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स लार्ज स्टॉक ऑर्डर, दे स्पेक्यूलेट एंड देन दे ट्राई टू डिसरप्ट। ठीक है, फिर गिफ्ट सिटी आईएफएससी, ठीक है, ओके, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बस इसमें जो दो टर्म्स है वो देख लेते हैं, आईएफएससी और हुआ क्या है बेसिकली, तो वो बता देती हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज लॉन्च्ड फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एट गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ये इंडिया का पहला है गिफ्ट सिटी का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ठीक है, तो ये जो लॉन्च हुआ है सेटलमेंट सिस्टम फॉरेन करेंसी, उसके बारे में देख लेते हैं। तो वही, ये जो हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी होता है ना, IFSCA, सो दे हैव ऑथराइज दिस फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, है ना। तो वही अभी क्या होगा कि इजीली जो हमारे ये आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, मतलब ओवरऑल जो ट्रेडिंग होती है डोमेस्टिक करेंसी एज वेल एज आउटसाइड, है ना, डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन करेंसी में, तो उसी को ईज प्रोवाइड करने के लिए देयर इज दिस सेटलमेंट सिस्टम, है ना। जैसे हम नॉर्मल देखते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट अपना जो है 2007 का, है ना, उसी तरीके से। So it enables foreign currency transaction between IFSC and banking unit to be settled locally instead of routing through traditional correspondent banking routes, है ना। ठीक है, ये सारी चीजें इग्नोर कर दीजिएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है गिफ्ट सिटी आईएफएससी के बारे में थोड़ा सा है। तो ये इंडिया का पहला और इकलौता वो है आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ठीक है, वही अभी जो देख रहे थे कि सारे ये जो ऑनशोर और ऑफशोर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू बोथ रेजिडेंट्स एज वेल एज नॉन रेजिडेंट, है ना, इन अ फॉरेन करेंसी। तो वही डॉलर के टर्म्स में यूजुअली इट इज अंडरटेकन, है ना, दे विल सेटल ट्रांजैक्शन अंडरटेकन इन यूएस डॉलर। फिर वही रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, आईएफएससी है। मतलब इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस यूपीएससी प्रीलिम्स, बट मतलब बेसिक नॉलेज रहेगी, या बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर एक बार ध्यान भी आ जाएगा तो कोई स्टेटमेंट एलिमिनेट करने में हेल्प हो सकता है। ठीक है, बॉन्ड डील, ओके, नेक्स्ट आर्टिकल वेरी सिंपल। तो बॉन्ड डील का मूवमेंट कैसे होता है, देखो अभी जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन स्पेक्यूलेशन, है ना। बट जो हमारा ये मनी मार्क सॉरी जो मॉनेटरी वो होता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो मतलब मनी का मूवमेंट होता है नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, दैट इज प्रिडिक्टिव, है ना। क्यों, क्योंकि उसपे देयर आर रेगुलेशंस, गवर्नमेंट का भी मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में हेल्प करते हैं और आरबीआई का भी। सो यहाँ के जो मूवमेंट होते हैं वो फाइनेंशियल मार्केट के मूवमेंट्स को डिसाइड करते हैं विच इज बेस्ड ऑन स्पेक्यूलेशन। तो अब टूल बेसिकली क्या होता है जो मॉनेटरी पॉलिसी का होता है अपना, ये इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट घटेगा या बढ़ेगा उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे बॉन्ड प्राइसेस का मूवमेंट कैसा होगा। सो वी नो दैट देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, है ना। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना, चाहे वो डिपॉजिट रेट मतलब इट इज इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स रेट ओनली, तो जब इंटरेस्ट रेट अगर आप बढ़ा दोगे, है ना, आपको बैंक में पैसे डिपॉजिट करने का इंसेंटिव मिल रहा है ना। तो अर्लियर सपोज इट वाज 5%, नाउ यू आर गेटिंग एन इंसेंटिव कि बैंक में पैसे रखोगे तो 7% इंटरेस्ट अर्न करोगे, तो विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग सॉरी डिपॉजिटिंग योर मनी इन बैंक्स, है ना। तो बैंक्स में बढ़ेगा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है ना। तो प्रोपोर्शनेटली क्या होगा, जो बॉन्ड प्राइस है वो कम, मतलब लोग कम परचेज करेंगे तो उसका बॉन्ड प्राइस डिक्रीज होगा, मतलब दिस विल बिकम लेस ल्यूक्रेटिव, है ना। अब जो 100 रुपीज का बॉन्ड था वो 95 हो गया या फिर 90 रुपीज हो गया, तो बॉन्ड डील क्या हो जाएगा, है ना, बॉन्ड डील अपना बढ़ जाएगा, बॉन्ड यील्ड इंक्रीजेस। इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड यील्ड में डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, जब भी बॉन्ड प्राइस बढ़े सॉरी हाँ घटेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है 100 से 90 रुपीज हो गया है, तो लाइक लेट्स से कि पहले 100 वाले बॉन्ड प्राइस आप 98 परचेज करते थे तो आपको 2 रुपीज का बेनिफिट होता था। तो पहले आपका बॉन्ड यील्ड क्या था, 2 रुपीज। अगर बॉन्ड प्राइस की डिमांड आई मीन बॉन्ड्स ल्यूक्रेटिव नहीं रह जाएंगे, बॉन्ड्स को लोग नहीं खरीद रहे होंगे, तो इसका प्राइस 98 से और कम होके 90 हो जाएगा। तो 100 वाला अब जब 90 में मिल रहा होगा, तो नाउ योर बॉन्ड यील्ड विल बी 10 रुपीज, है ना। तो यहाँ पर ही क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है। यही सीन होता है एंड वाइस वर्सा, अगर हमारा बैंक रेट्स इंटरेस्ट रेट जो फॉलो होता है ना। ठीक है, अच्छा, ओके, बस इतनी इन्फॉर्मेशन प्लीज से, ओके। ठीक है, टर्म्स रिलेटेड टू बॉन्ड, तो ट्रांजिशन बॉन्ड। अब ट्रांजिशन बॉन्ड्स क्या होते हैं, लाइक दीज आर कैटेगरीज ऑफ ग्रीन डेट सिक्योरिटी। तो जब भी अब किसी के आगे ग्रीन लगा दिया तो इट मीन्स कि इट इज समथिंग विच इज सस्टेनेबल, या फिर वो इको फ्रेंडली मेजर है उसके लिए हो रहा है, मतलब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे इग्नोर कर देना। फिर 81 बॉन्ड्स क्या होते हैं, एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स, है ना, ये इनको परपीचुअल बॉन्ड भी कहते हैं, है ना।
ये हाई एंड इन्वेस्टर्स जो रिस्क एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो लोग ही इसको परचेज करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, दीज आर बॉन्ड्स जिनके को दे हैव नो मेच्योरिटी डेट, है ना, इसीलिए इसको परपेचुअल बॉन्ड भी कहते हैं। सो दीज बॉन्ड्स डू नॉट मेच्योर। इसमें आपके वो मतलब योर इन्वेस्टमेंट लाइज देयर, और इसमें आप मतलब वट एवर अर्निंग यू गेट दैट यू गेट, है ना। तो हाँ, बस यही है इसमें कि दीज आर परपेचुअल, दे डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग, आई मीन दे हैव नो मेच्योरिटी डेट। तो अभी मेच्योरिटी डेट नहीं होने की वजह से दे आर वेरी हाई रिस्क बॉन्ड्स। अब अगर हाई रिस्क है तो दे हैव हाइयर रिटर्न्स, है ना, इसीलिए इसको बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं कॉर्पोरेट्स, वो इसमें 81 मतलब दे परचेजेस, है ना। ठीक है, डिजिटल पेमेंट के बारे में है पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। तो ये अभी आरबीआई ने रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट किया, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है, अंडर दिस पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। तो जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड है, दे आर गोइंग टू ओवरलुक ऑल दीज पेमेंट रिलेटेड थिंग्स अंडर ये वाला जो एक्ट था, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, ठीक है। कॉम्पोजिशन वगैरह देखने मत लग जाना, जस्ट रिमेम्बर किसमें गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों का रिप्रेजेंटेशन होता है ना। ओके, ठीक है, इसको एक बार मतलब यू कैन इग्नोर अदर थिंग्स, बस ये याद रख लेना है कि जो गवर्नर ऑफ आरबीआई होगा वो होगा एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, क्योंकि ये नई बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हुई है। तो जस्ट इन केस यूपीएससी फ्रेम्स अ स्टेटमेंट, है ना। तो अब गवर्नर ऑफ आरबीआई कहाँ कहाँ पे लीड लेते हैं ये भी पता होना चाहिए, जब भी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन पढ़ो तो साथ में एक लिस्ट भी यही पैरेलली लिख लो कि यहाँ यहाँ पर जो गवर्नर ऑफ आरबीआई है, दे आर चेयरपर्सन या फिर दे आर लीडिंग, ठीक है। बाकी इसमें गवर्न आरबीआई के भी मेंबर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं। तो डू नॉट ट्राई टू रिमेम्बर, ठीक है, जस्ट रिमेम्बर कि गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। बाकी मीटिंग वगैरह डिसीजन मेकिंग सब इग्नोर करिए, मतलब जो नॉर्मली हर जगह चलता है इजीली गेस कर सकते हो, मेजोरिटी, फिर ये कास्टिंग वोट वगैरह। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, इन सब के बारे में हमें पता ही है, मतलब दे आर व्हाट टू से, दे रेगुलेट एंड सुपरवाइज पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। तो कौन से हैं अपने, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, ये सारी चीजें। बाकी मतलब यूपीएससी विल प्रोबब्ली नॉट आस्क एनी व्हाट टू से, बहुत ही ऐसे पिक्यूलर चीज नहीं पूछेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यूपीआई। तो यूपीआई में क्या है, ठीक है, हाँ, यूपीआई वाला न्यूज ये है कि नामीबिया ने भी अभी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, सो इट हैज बिकम फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू अडॉप्ट द यूपीआई सिस्टम फॉर रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स। तो अभी नामीबिया क्या बन गया है, एट्थ कंट्री बन गया है, ठीक है। ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर ऐसा कोई लिस्ट आ जाए जहां जहाँ पे यूपीआई एक्सेप्टेड है, तो आप लोगों को याद रहे, है ना। एट्थ कंट्री बन चुका है, तो कौन कौन से हैं, तो NUMBS नेपाल, यूएई, एम से है अपना मॉरिशस, और बी से हो गया भूटान, एस से हो गया श्रीलंका। इसके अलावा नामीबिया अभी जो रिसेंटली ऐड हुआ है, और फिर एस से एक और है सिंगापुर, और एक और कोई कंट्री रह रहा है फ्रांस, है ना। तो अपने अकॉर्डिंग मेक अ निमोनिक एंड यू कैन रिमेम्बर, ठीक है। नेपाल, यूएई, मॉरिशस, भूटान, श्रीलंका, फिर ये नया वाला नामीबिया, फिर सिंगापुर और फ्रांस। तो 5 इधर, 3 इधर, तो 8 कंट्री है टोटल, एंड नामीबिया इज द लेटेस्ट वन। चाहे तो इस नामीबिया को लास्ट में ला करके कोई और निमोनिक बना लो, FSIN टाइप्स, है ना। एक श्रीलंका है और एक सिंगापुर है। बाकी यूपीआई के बारे में वी नो, है ना, इट वाज लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई इन 2016। और ठीक है, इससे रिलेटेड तो कोई भी अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट आता है तो यू विल बी एबल टू इजीली हैंडल। एक ये है कि इट इज बिल्ट ओवर इमीडिएट पेमेंट सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये देख के नया ना लगे, तो एक बार ये मैंने रीड कर दिया आपके लिए। बाकी कैसे कैसे वर्क करता है वी ऑल नो, क्योंकि हम सभी यूज करते हैं। देन देयर इज दिस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। बाकी लिमिट क्या है, लिमिट चेंज होती रहती है, तो प्रोबेबली यूपीएससी वोंट आस्क। तो ये सारी चीजें जो फ्रीक्वेंटली वेरी करते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी अवॉइड करते हैं। फिर हाँ, ये रहा कंट्रीज वेयर यूपीआई बेस्ड इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स आर एक्सेप्टेड इंक्लूड भूटान, मॉरिशस, सॉरी, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड यूएई। तो कोई निमोनिक बना के याद रखिएगा, तो इट यू विल रिमेम्बर फॉर लॉन्गर टर्म। ठीक है, एनपीसीआई के बारे में, तो इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ बोथ आरबीआई एंड इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के अंडर में है, ठीक है। फिर दे ओवरसी दिस रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। और क्या क्या इनिशिएटिव है एनपीसीआई के, तो जो रुपे पेमेंट सिस्टम है ना, एंड देन दे आल्सो लिंक ऑल एटीएम्स इन इंडिया, जो एनपीसीआई है, और यूपीआई, ठीक है। और तो इसमें हाँ मतलब ठीक है, इतना ही है। फिर और भी कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट्स दे रखे हैं, बीएसई, ठीक है, बीएसई अपना ये जो पहला वो था लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओके, इट हैज कंप्लीटेड 150 इयर्स, ओके, नॉट अ वेरी हैपनिंग न्यूज, बट ठीक है, बीएसई अपना पहला वो था लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज। फिर इंडिया सोवरेन क्रेडिट रेटिंग, तो ये हमें पता ही है ना, तो मतलब ये इन्वेस्टर्स के पर्पज से देयर इज ऑलवेज अ क्रेडिट रेटिंग, दिस इज फॉर इन्वेस्टर्स इंफॉर्मेशन।
क्यों? क्योंकि इंडिया इज एन ओपन इकोनॉमी, और यहाँ पर हमारा जो एफडीआई या फिर एफपीआई होते हैं, ये इन्हीं पे डिपेंडेंट रहता है कि इंडिया की रेटिंग कैसी है या फिर किसी भी कंट्री की रेटिंग कैसी है फॉर दैट मैटर। ठीक है, तो कुछ जो, हाँ ये रहा। इट इज एन इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफ अ कंट्रीज क्रेडिट वर्दीनेस एंड सीक टू क्वांटिफाई इशूअर्स एबिलिटी टू मीट डेट ऑब्लिगेशन, है ना। तो उस कंट्री में अगर हम पैसे लगा रहे हैं तो विल, अगर लॉस होता है जस्ट इन केस, तो विल दे एबल टू मीट डेट ऑब्लिगेशन, है ना। तो कौन कौन सी मेजर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है? तो S&P हम पढ़ते हैं, फिच पढ़ते हैं, और ये मूडीज। फिर एक इंडिया की जो पर्टिकुलरली वो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो यूपीएससी ने 2022 वाले प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली पूछा था, तो एक बार वो लिस्ट देख लीजिएगा, दो तीन वो है ना। बाकी ये ग्रेड वगैरह डोंट ट्राई टू रिमेम्बर कि अभी प्रेजेंट क्या है, ये सब भी वेरी करता रहता है ना, फ्लक्चुएट करता रहता है डिपेंडिंग ऑन दिस व्हाट टू से क्रेडिट वर्दिनेस। जो भी हमारा एफडीआई या एफपीआई का जो भी ट्रेड चल रहा होता है ना, इन्वेस्टमेंट जितना आ रहा होता है या जा रहा होता है, उसके बेसिस पे फ्लक्चुएट होता है। तो डोंट ट्राई टू रिमेम्बर, है ना, ये वेरी होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, ओके। 8:30 अराउंड हो चुका है, तो ठीक है, ये कल रिज्यूम करते हैं। लेट मी सी कितने चैप्टर्स हैं टोटल, सो वी कैन प्लान। ओके, 11 चैप्टर्स आर देयर, तो तीन हुए हैं आज, नहीं चार हो चुके हैं। ओके ओके, हाँ थर्ड चैप्टर तक का हो गया है। ठीक है, तो टुमारो विल ट्राई टू रिज्यूम इसके बाद से, और उसके बाद के बहुत ज्यादा ऐसे डिटेल रिक्वायर्ड भी नहीं होंगे, है ना। ये जो बड़ा कोर इकोनॉमी था वो आज हमने मोस्टली कवर कर लिया, एक्सटर्नल सेक्टर रह गया है वो, और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कल डिटेल में करेंगे। बाकी सारी चीजें थोड़ा सा मतलब वी कैन स्किप एंड डू, क्योंकि बहुत ज्यादा पिक्यूलियर न्यूज रहता है और याद नहीं रहेगा इतना, है ना। और यूपीएससी इतना पूछते भी नहीं इतना डिटेल में जाके। तो वी विल ट्राई टू शेड्यूल, अगर पॉसिबल हुआ तो आई एम प्लानिंग कि कल दो सेशंस ले लेंगे, है ना, एक मॉर्निंग मतलब डे टाइम में और एक इवनिंग में, क्योंकि कल वाला सेशन हो नहीं पाया था, मंडे वाला जो होना था, तो आज से स्टार्ट किया है ना। तो वेंसडे को अगर दो सेशंस होता है तो होपफुली किसी को इशू ना हो, है ना, तो एक दो शिफ्ट में कर लेंगे कि इकॉनमी जल्दी खत्म हो जाए, उसके बाद फिर अगली पीटी भी कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक बार ग्रुप पे बता देना, मैं पोल करवाती हूँ। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, हम लोग कल दो सेशंस रखना चाहते हैं, है ना। और ठीक है, देर आर सर्टेन क्वेरीज। हाँ, तो आज का ये सेशन हो चुका है, अगर इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव, एंड आई टेक अप सम डाउट्स व्हिच आर देयर इन द चैट सेक्शन, जस्ट अ सेकंड। ओके, व्हाट इज हैपनिंग? मैम, डिग्रेसिव टैक्स क्या है एज इट इज आस्क्ड? ये क्या है? स्क्रीन फ्रीज क्यों हो गई मेरी?